हेलो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है स्पेशली सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, इवन डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं जो आपका अभी अभी दिसंबर 2024 में पेपर हुआ था स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का। उसका आज हम 100% डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे, और जो थ्योरी क्वेश्चन एक पूछा गया था छोटा सा, उसका भी मैं आपको आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने एग्जाम दिए थे। वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो आंसर प्रेजेंट किए थे एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंगली वो कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कितना स्कोर कर सकते हैं, तो वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं। और जिनके एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए इसलिए रेलिवेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो कवर करके जाना जरूरी होता ही है हमारे लिए, तो आपके लिए तो और ज्यादा कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है। तो आज की वीडियो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हर बारी हम एग्जाम के बाद आपके लिए इस तरीके की सजेस्टेड आंसर सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें जो आपके एग्जाम हुए हैं उनके हम अपने सजेस्टेड आंसर्स प्रोवाइड आपको कराते हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए YouTube चैनल पे एग्जाम से पहले फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज लेकर आते हैं, जो अगेन आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। टेस्ट सीरीज भी हम कंडक्ट करते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। हम जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं वो करते हैं हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू। तो मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए। साथ में आपको मैं यहाँ पे जो सोल्यूशन करवाने वाला हूं उसका अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ भी आपको हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू ही मिलेगा। तो मोबाइल ऐप तो डाउनलोड करना बनता ही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप इसके जो सजेस्टेड आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूं वो आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट भी इवन आप वहां से ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। देखो, जैसा कि हमें पता था कि पेपर का पैटर्न क्या रहना है, तो पेपर के पैटर्न में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं था। जो एक्सपेक्टेड था वही पेपर का पैटर्न था, जिसमें सेक्शन ए में आपको 2 मार्क्स के 15 एमसीक्यू देखे गए, 30 मार्क्स का एमसीक्यू, और इसके बाद आपको 7 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। हर एक क्वेश्चन की वेटेज 14 मार्क्स की थी, जिसमें कोई कभी कभी क्वेश्चन में 14 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन था, तो कहीं कहीं आपने देखा कि 7 मार्क्स से 2 पार्ट कर दिए गए। और अगर मैं जो एमसीक्यू पार्ट था उसमें प्रैक्टिकल थ्योरी की भी बात करूं एक बार, तो आपको यहाँ पे काफी सारा प्रैक्टिकल पोर्शन देखने को मिल गया था। एक्सपेक्टेड के हिसाब से ही था। आपको यहाँ पे 9 क्वेश्चन मतलब 18 मार्क्स का प्रैक्टिकल देखने को मिल गया था, और बाकी आपको 12 मार्क्स का थ्योरी देखने को मिल रहा था एमसीक्यू में। और बाद में अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो एक 7 मार्क्स का केवल और केवल थ्योरी क्वेश्चन था, बाकी सारा का सारा प्रैक्टिकल पोर्शन आपको देखने को मिल रहा था। तो बिल्कुल आपको जैसे मैंने स्ट्रेटेजिकली में बताया था, स्ट्रेटेजी में बताया था कि आप 18 मार्क्स के आसपास का प्रैक्टिकल एमसीक्यू, 12 नंबर के आसपास का थ्योरी एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्टिव में भी वही हुआ कि एक 7 मार्क्स का थ्योरी, बाकी सारा का सारा प्रैक्टिकल आपको देखने को मिल गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए कंपलसरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जो सबसे पहले थ्योरी एमसीक्यू था 2 नंबर का, और ये थ्योरी एमसीक्यू पहले भी आपने ऑलरेडी करा हुआ है हमारे साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट determines the company's comparative position in the industry in term of performance? और इसका जो आंसर है वो है सी, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। सेकंड एमसीक्यू प्रैक्टिकल है, सॉल्व करेंगे इसको। रोटिस लिमिटेड, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हैज ए ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन सेल्स आर ₹12 lakh एंड फिक्स्ड कॉस्ट एट दैट लेवल ऑफ सेल्स आर 4,80,000। कहते हैं जब आपकी सेल्स 12 लाख रुपए है तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है और फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 4,80,000 है। हम सबको पता है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वहां पे आपकी टोटल सेल टोटल कॉस्ट के इक्वल होती है। तो अगर आपकी ब्रेक इवन सेल्स 12 लाख है तो आपकी टोटल कॉस्ट भी 12 लाख ही होगी इस सिचुएशन में। 4,80,000 अगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट है तो बचा हुआ जो 7,20,000 है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी इस लेवल पे। पूछा क्या है देखते हैं अभी। कहते हैं द मार्जिन ऑफ सेफ्टी and sales of the company are 40% and 5 lakh unit respectively. What will be the sale price per unit? कहते हैं अगर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% हो
मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 40% हो, अगर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका 60% होगा, ब्रेक इवन पॉइंट आपका 60% होगा। और अगर आपकी जो सेल्स है वो 5 लाख यूनिट्स है तो बताओ सेल प्राइस पर यूनिट क्या होगा। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर 12 लाख रुपए आपका 60% को इंडिकेट करेगा तो 100% जो आपकी सेल होगी वो होगी 20 लाख रुपए की। 12 लाख डिवाइड बाई 60% करोगे 100% सेल आ जाएगी 20 लाख की। और अगर 20 लाख रुपए की आपकी सेल और 5 लाख यूनिट्स है तो 4 रुपए पर यूनिट आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, 4 रुपए आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। तो यहां पे मैंने ऑप्शन में लिख दिया है 4 रुपए पर यूनिट और पूरी की पूरी कैलकुलेशन दिखा दी है कि ब्रेक इवन पॉइंट 12 लाख है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%, तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया 60%। अगर ब्रेक इवन पॉइंट 12 लाख 60% को इंडिकेट करता है तो टोटल सेल 20 लाख, टोटल सेल्स की अमाउंट अगर 20 लाख है, नंबर ऑफ यूनिट 5 लाख है, तो 4 रुपए पर यूनिट आपका सेलिंग प्राइस होगा। नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यू, थ्योरी एमसीक्यू देखने को मिला, which of the following quality cost is incurred when inferior products are delivered to customer। अगर मैं इस एमसीक्यू की बात करूं, सेकंड एमसीक्यू की, आप कह सकते हो ये बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन था 2 नंबर के लिए। पॉइंट नंबर 3 कहता है which of the following quality cost is incurred when inferior products are delivered to customer। सिंपल सी बात है, अगर आप इंफीरियर प्रोडक्ट दोगे कस्टमर को तो वो रिटर्न कर देगा, और जब वो रिटर्न करेगा तो वो होगी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। बाहर जाकर माल वापस आएगा तो एक्सटर्नल फेलियर को इंडिकेट करेगा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसके बाद फोर्थ एमसीक्यू फिर से आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल गया, और ये क्वेश्चन था आपका थ्रूपुट अकाउंटिंग, थ्रूपुट कॉस्टिंग में से, जो काफी बार पहले भी एग्जाम में पूछा गया। डीएसएन लिमिटेड ऑपरेट्स ए थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम। थ्रूपुट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट एमबी पर यूनिट आर एज फॉलोड। आपको एक प्रोडक्ट एमबी की पर यूनिट का डेटा गिवन है, कहते हैं सेलिंग प्राइस है 50 रुपए, मटेरियल की कॉस्ट है 20, कन्वर्जन कॉस्ट है 15। लेकिन अगर आप थ्रूपुट अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन अप्लाई होता है, जिसमें सेलिंग प्राइस में से मटेरियल कॉस्ट माइनस करके सीधा सीधा आप 30 रुपए पर यूनिट का थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर पाओगे। कहते हैं इफ टाइम ऑन बोटलनेक रिसोर्स इज 10 मिनट्स, अगर बोटलनेक रिसोर्स का 10 मिनट लगता है तो व्हाट विल बी द रिटर्न पर आवर फॉर द प्रोडक्ट एमबी। तो 1 घंटे की रिटर्न बताओ। सिंपल सी बात है, अगर आप 10 मिनट में 1 यूनिट बनाओगे तो 6 यूनिट बना पाओगे 1 घंटे में। 1 यूनिट से 30 रुपए कमा पाओगे तो 6 यूनिट से कमा पाओगे 180 रुपए। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और सॉल्यूशन जैसा कि मैंने कहा आपके लिए बना के रखे हुए सारे के सारे फुल डिटेल के साथ। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया सिंपल रिटर्न पर आवर, 50 रुपए का सेलिंग प्राइस था, 20 रुपए मटेरियल कॉस्ट थी, तो 30 रुपए कंट्रीब्यूशन आप कमा रहे हो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट से। 6 यूनिट बना पाओगे 1 घंटे में तो 180 रुपए पर आवर का आप कंट्रीब्यूशन दैट इज रिटर्न कमा पाओगे। काफी बार ऑलरेडी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू था, फिफ्थ एमसीक्यू, दैट इज फ्रॉम अगेन प्रैक्टिकल, तो है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से ये क्वेश्चन गिवन है, और सेम क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में भी करके जा ही रहे हो। बेसिक क्वेश्चन है, इन ए फैक्ट्री where standard costing system is followed, the production department consumed 1100 kg of a raw material at ₹8 per kg for product X। आपने 1100 kg रॉ मटेरियल 8 रुपए के हिसाब से कंज्यूम किया तो 8800 आपकी एक्चुअल कॉस्ट आई, रिजल्टिंग इन मटेरियल प्राइस वेरिएंस 2200 फेवरेबल और मटेरियल यूसेज वेरिएंस 1000 एडवर्स। हम सबको पता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस प्लस यूसेज होता है। अगर प्राइस 2200 फेवरेबल है, यूसेज 1000 एडवर्स है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपका 1200 रुपए फेवरेबल रह जाएगा नेट। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स। आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट बतानी है। सिंपल सी बात है, आपके पास एक्चुअल कॉस्ट गिवन है, स्टैंडर्ड कॉस्ट बतानी है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आप कैलकुलेट कर ही पा रहे हो। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। सबसे पहले तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो ये आपका 1200 रुपए फेवरेबल आ गया। जब आपके पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ गया तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर लो, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 1200 फेवरेबल पता है, एक्चुअल कॉस्ट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 1100 into 8 8800, तो यहां से आप अपना इजीली एक्स दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर पाओगे 10,000 रुपीज। योर आंसर विल बी 10,000। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, 10,000 रुपीज। नेक्स्ट सिक्स्थ एमसीक्यू,
सर 6th एमसीक्यू भी ऑलरेडी आपने अपनी क्लासेस में ही करा हुआ होता है। एमसीक्यू बैंक में भी क्वेश्चन में गिवन था, आपके स्टडी मटेरियल वगैरह में भी, हमारे नोट्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। 120 यूनिट्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सिंपल कहूंगा, इस बार जो एमसीक्यू थे, इस बार के जो एमसीक्यू है अभी तक सारे के सारे काफी ज्यादा इजी एमसीक्यू है। किसी भी एमसीक्यू में अभी तक तो कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं दिया गया। 120 यूनिट्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख इन ए मोनोपोली मार्केट। कहते हैं 120 यूनिट हम सेमीकंडक्टर की सेल करते हैं 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए, मोनोपोली मार्केट है। द फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द पीरियड इज 80,000, 80,000 रुपए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। द कंट्रीब्यूशन इन द मोनोपोली मार्केट इज एज हाई एज 3/4 ऑफ इट्स वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन जो है वो वेरिएबल कॉस्ट का 3/4 है। 3/4 होता है 75%। तो अगर आप कहते हो वेरिएबल कॉस्ट x है तो 75% ऑफ x विल बी योर कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन की डिमांड है डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो सिंपल सी बात है, आप इजीली यहां पे क्या कर सकते हो, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। आपके पास प्रॉफिट भी गिवन है 1 लाख का और फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है 80,000 की, इसका मतलब आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1,80,000 है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको कहा कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 3/4 है वेरिएबल कॉस्ट का। तो अगर आप वेरिएबल कॉस्ट x बोलते हो तो कंट्रीब्यूशन आपका 75% ऑफ x है। तो इसका मतलब जो 1,80,000 रुपए का आपका कंट्रीब्यूशन है, दैट इंडिकेट 75% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, दैट इंडिकेट 75% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 2,40,000 है। सिंपल सी बात है, अगर आपका कंट्रीब्यूशन 180 है, वेरिएबल कॉस्ट 240 है, तो आपकी सेल्स हो गई 4,20,000। 4,20,000 की सेल आपकी 120 यूनिट की, 4,20,000 रुपए की आपकी सेल्स है 120 यूनिट की, तो 3,500 रुपए पर यूनिट आपका सेलिंग प्राइस होगा। 3,500 पर यूनिट विल बी योर सेलिंग प्राइस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन आप करके जाते हो अपनी क्लासेस में। हाँ, इसके बाद जो 7th एमसीक्यू था वो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएशन हो सकता है एग्जाम में 2 नंबर के लिए, क्योंकि ये जो एमसीक्यू था ये था बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपने शायद अटेम्प्ट कर भी लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ही रहा होगा 2 मार्क्स के अकॉर्डिंगली। तो कहते हैं द एवरेज कॉस्ट फंक्शन फॉर ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय AC इज इक्वल टू 1/3x² प्लस x प्लस 8। आपके पास एवरेज कॉस्ट का फंक्शन गिवन है, AC मतलब एवरेज कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट x, आउटपुट क्वांटिटी आपकी x है। कहते हैं द मार्जिनल कॉस्ट इज ₹23। अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट 23 हो तो बताओ व्हाट विल बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो x आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो देखो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए मेरे हिसाब से बच्चे के लिए अन्याय वाली बात हो सकती है शायद। देखो हम सबको पता है कि टोटल कॉस्ट क्या होता है। टोटल कॉस्ट अगर आप एवरेज कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल कॉस्ट आ जाती है, क्योंकि होता क्या है, टोटल कॉस्ट को जब नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया जाता है तो एवरेज कॉस्ट आती है। तो अगर मैं एवरेज कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट होती है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई एक्स। आपके पास एवरेज कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन थी 1/3x² प्लस x प्लस 8। तो मैंने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया। जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1/3x³ हो गया, प्लस ये जो x था वो x² हो गया, जो 8 था वो 8x हो गया, 8x हो गया। अब इसका मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट था। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टोटल कॉस्ट का निकाला तो ये हो गया आपका x² प्लस 2x प्लस 8, और जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो मैंने इसको मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल रख दिया 23। देन इसको आगे फर्दर सॉल्व किया तो ये हो गया x² प्लस 2x, ये 8 इधर जाके माइनस हो गया तो ये आ गया 15। देन इसमें फैक्टरिंग अप्लाई करने की कोशिश करी तो x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, और फर्दर इसको सॉल्व किया फैक्टराइजेशन से तो ये आ गया x² प्लस ये जो 2x था
उसको लिख दिया 5x माइनस 3x, बात तो एक ही है। -15 इज इक्वल टू 0। देन x को कॉमन लेकर ये हो गया x प्लस 5 माइनस यहां पे 3 को कॉमन लेकर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 5, ये हो गया आपका x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 कॉमन हो गया, ये x माइनस 3 हो गया इज इक्वल टू 0। तो अगर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखता हूं तो ये आता है x इज इक्वल टू माइनस 5, लेकिन यहां पे ऑप्शन में -5 तो नहीं था। तो दूसरा अगर मैं रखता हूं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x आया 3, तो x3, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ये कहीं ना कहीं 2 नंबर के लिए बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा में से मैं कह सकता हूं कि ये 2 नंबर के लिए आपके लिए एक ट्रिकी पॉइंट था। इसके अलावा तो अभी तक जितने 7 क्वेश्चन किए आपने, 7 में से 6 क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी थे। 7th में आपको मे भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी हो या फिर हो सकता है सॉल्व ना भी हुआ हो। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 8 जो एमसीक्यू था वो दिया गया आपको सिंपल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में से, और ये क्वेश्चन भी आपको ऑलरेडी एमसीक्यू बैंक में करवाया हुआ है। एट केएल कंपनी कॉस्ट ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट has always been charged to production department based upon number of employees। अभी ये क्या करते थे, अभी ये जो भी कॉस्ट आती थी पर्सनल डिपार्टमेंट की नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे चार्ज कर लेते थे डिपार्टमेंट से। लेकिन रिसेंटली ओपिनियन गैदर्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट मैनेजर्स इंडिकेट दैट नंबर ऑफ न्यू हायर्स माइट बी बेटर प्रेडिक्टर ऑफ पर्सनल कॉस्ट। लेकिन रिसेंटली इनका ये मानना है कि पर्सनल कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ना होकर नंबर ऑफ न्यू हायर्स होना चाहिए। ठीक है, टोटल जो पर्सनल डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो 2 लाख रुपए है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ साथ नंबर ऑफ न्यू हायर्स भी गिवन है। पहले आप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फॉलो करते थे, बट अभी आप नंबर ऑफ न्यू हायर्स अप्लाई करोगे। इफ नंबर ऑफ न्यू हायर इज कंसीडर्ड टू बी द कॉस्ट ड्राइवर, अब आपको नंबर ऑफ न्यू हायर जो है वो कॉस्ट ड्राइवर लेना है। तो बताओ व्हाट अमाउंट ऑफ कॉस्ट विल बी एलोकेटेड टू डिपार्टमेंट ए। सर सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ न्यू हायर्स टोटल कितना है 25, तो 2 लाख रुपए की कॉस्ट 25 के लिए है, तो 8 के लिए कितनी होगी। कैलकुलेशन आपके लिए कर दिए यहां पे कि 2 लाख की कॉस्ट है 25 के लिए, तो 8 के लिए कितना होगा 64,000 विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर 64,000। नेक्स्ट 9th एमसीक्यू इजी वन नेटवर्क एनालिसिस में से, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक टाइम ऑफ एन एक्टिविटी रेस्पेक्टिवली आर 4 days and 6 days रेस्पेक्टिवली। आपके पास ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक टाइम गिवन है, आपको बताना है वेरिएंस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी विल बी। सिंपल फॉर्मूला होता है टीपी माइनस टीओ अपॉन में 6 का स्क्वायर, 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर, 16 माइनस 4 डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर। सर 4 विल बी योर वेरिएंस, 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। सीधा सीधा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था वेरिएंस ऑफ एक्टिविटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम नेटवर्क एनालिसिस। तो नेटवर्क एनालिसिस की वेटेज काफी अच्छी रही, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको नेटवर्क एनालिसिस के यहां पे देखने को मिल गए, और पीछे 14 मार्क्स का सीधा सीधा एक क्वेश्चन और आपको नेटवर्क एनालिसिस में से देखने को मिल गया। द नॉर्मल ड्यूरेशन एंड नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट बीओजेड आर 12 days एंड 400 रेस्पेक्टिवली। नॉर्मल ड्यूरेशन है 12 दिन का और नॉर्मल कॉस्ट है 400 की। द कॉस्ट स्लॉप इज ₹80 पर डे। कॉस्ट स्लॉप का मतलब होता है एक दिन टाइम ड्यूरेशन को कम करने के लिए 80 रुपए का खर्चा लगेगा। इफ द क्रैश कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी इज 560, अगर आपकी नॉर्मल कॉस्ट 400 थी और क्रैश कॉस्ट हो गई 560, मतलब आपकी कॉस्ट बढ़ गई 160 रुपए से, और पर डे कॉस्ट कम करने का खर्चा 80 रुपए था, तो इसका मतलब 2 दिन से आपने क्रैशिंग करी है। व्हाट विल बी द क्रैश ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। तो क्रैश ड्यूरेशन क्या होगा, नॉर्मल ड्यूरेशन 12 दिन का था, तो अगर आपने 2 दिन की क्रैशिंग करी है तो क्रैश ड्यूरेशन आपका 10 दिन का होगा। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। यहां पे दिखा दिया है कि क्रैश कॉस्ट जो होती है वो होती है नॉर्मल कॉस्ट प्लस क्रैश डेज की जो कॉस्ट होती है वो। अगर क्रैशिंग की कॉस्ट 560 गिवन है, नॉर्मल कॉस्ट 400 गिवन है, तो इसका मतलब क्रैश डेज की कॉस्ट आपकी 80 रुपए पर डे थी, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो एक्स आ गया 2 दिन, मतलब आपने क्रैशिंग करी है 2 दिन की। तो क्रैश ड्यूरेशन कितना होगा, नॉर्मल ड्यूरेशन 12 दिन तक का था, 2 दिन का क्रैशिंग कर रहे हो तो 10 दिन का आपका क्रैश ड्यूरेशन होगा। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसके बाद आपको कुछ
थ्योरेटिकल एमसीक्यू दिए गए। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्प्रेडशीट। सर इसमें से कौन सी स्प्रेडशीट नहीं है? क्विप, एमएस एक्सेल, ई व्यूज या गूगल शीट। सर ई व्यूज जो होता है वो कोई एक्सेल शीट नहीं होती है। नेक्स्ट अगेन फिर से एमसीक्यू थ्योरी था, हाइफन स्क्रिप्ट एंड्स इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर ये पाइथन लैंग्वेज होती है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसके बाद फिर से आपको 13th एमसीक्यू लीनियर प्रोग्रामिंग में से प्रैक्टिकल एमसीक्यू दे दिया। प्रैक्टिकल एमसीक्यू आपको दे दिया। क्या एमसीक्यू है ये? कहते हैं लोनाक्स लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज डेवलप्ड ए न्यू प्रोडक्ट एंड जस्ट कंप्लीटेड द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्स्ट 16 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इफ द फर्स्ट यूनिट टुक 6 आवर्स टू मैन्युफैक्चर and the first 16 units together took 62.9856 hours to produce, तो लर्निंग कर्व क्या होगा? तो सिंपल आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आपको पता है कि 62.9856 का टोटल टाइम लगा 16 यूनिट के लिए, तो आप एवरेज टाइम पर यूनिट निकाल लो कितना है, तो ये आ जाएगा आपका 62.9856 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आ गया 3.9366। इसके बाद आप यूनिट्स लिख लो 1 2 4 8 16। सिंपल सी बात है, पहली यूनिट में कितना टाइम लगा था? 6 दिन लगा था। अब आपको पूछा गया लर्निंग कर्व, तो एमसीक्यू क्वेश्चन है तो एमसीक्यू एक बार एमसीक्यू की तरह सॉल्व कर लो। पहले 80% लेकर देख लो। 6 का 80% अप्लाई किया, 2 पे पहुंच गया, फिर 80% अप्लाई किया, 4 पे पहुंच गया, फिर 80% अप्लाई किया 8 पे, फिर 80% अप्लाई किया 16 पे। तो सर ये तो मेरा तो कैलकुलेटर में 2.4576 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 3.9366, तो 80% तो नहीं है। 85%, तो 6 का 85% 2 पे पहुंच गया, 85% 4 पे पहुंच गया, 85% 8 पे पहुंच गया, 85% 16 पे पहुंच गया, ये आ रहा है 3.132, जबकि आना चाहिए 3.9366, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 90% अप्लाई करके देख लो, 6 का 90% अप्लाई किया, 2 पे पहुंच गया, फिर 90% अप्लाई किया 4, फिर 90% अप्लाई किया 8, फिर 90% अप्लाई किया 16, आ रहा है 3.9366। सर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एमसीक्यू है, एमसीक्यू को एमसीक्यू की तरह सॉल्व करो, जब ऑप्शन आपके पास गिवन है तो उसी के अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हो। 90% विल बी योर करेक्ट आंसर। और इसके बाद दो एमसीक्यू आपको थ्योरेटिकल दे दिए गए। 14th कहते हैं इन सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फोरकास्ट टू गिव हायर वेटेज टू रिसेंट डिमांड इंफॉर्मेशन the smoothing constant must be close to 1. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। और लास्ट एमसीक्यू अगेन फिर से आपको थ्योरी दिया गया, चिल्ड्रंस पार्क इन ए सिटी विद वेरियस सिग्नल्स एंड क्रॉसिंग इज द सिमुलेशन मॉडल ऑफ सिटी ट्रैफिक, दिस इज ए टाइप ऑफ एनालॉग सिमुलेशन, इसको बोलते हैं। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको ये 15 एमसीक्यू दिए गए, 2 मार्क्स, जो कि पता ही होता है कि 2 नंबर के ही होते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। और इवन आपको पहले ही बताया हुआ था कि अप्रॉक्स 9 एमसीक्यू आप प्रैक्टिकल दैट इज 18 मार्क्स के एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बिल्कुल सेम इंस्टीट्यूट ने वैसा ही पैटर्न रखा था कि 9 एमसीक्यू मतलब 18 मार्क्स के क्वेश्चन जो थे इसमें प्रैक्टिकल थे, और 6 एमसीक्यू थ्योरेटिकल जो कि आपको 2 नंबर के देखने को मिल रहे थे, और वो भी बेसिक ही थे। सिंपल सी मैं बात करूं तो अगर मैं 15th एमसीक्यू को छोड़ दूं, अगर मैं 15th एमसीक्यू जो एनालॉग सिमुलेशन वाला पार्ट है इसको छोड़ दूं, तो बाकी एमसीक्यू आपको कहीं ना कहीं आपके एमसीक्यू बैंक में से ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये, और जो प्रैक्टिकल एमसीक्यू थे काफी ज्यादा इजी थे। अगर मैं बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला जो क्वेश्चन था उसको छोड़ दूं, तो उसके अलावा तो सारे के सारे बिल्कुल बेसिक एमसीक्यू आपसे पूछे गए थे। आई होप ये जो 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी थी, हमारा एमसीक्यू बैंक रेफर किया था, तो आप इसमें से इजीली 11 से 12 एमसीक्यू जो है वो सही से अटेम्प्ट कर सकते थे। इवन करने को 14 भी करके आए हैं कुछ बच्चे। लेकिन अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, 15 में से 12 एमसीक्यू आप इजीली यहां पे सही कर सकते थे। एक मैं छोड़ देता हूं कि 15th शायद आपसे ना हुआ हो, एक बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम वाला छोड़ देता हूं, तो 13 एमसीक्यू ऐसे थे जिसमें 13 into 2 26 मार्क्स का जो स्कोर है वो आप इजीली कर सकते थे यहां पे। और अगर स्टार्टिंग में पहले ही क्वेश्चन में आपके
26 आउट ऑफ 30 आ जाए, वो भी फाइनल एससीएम के जैसे पेपर में, तो आपके लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस वाली बात होनी चाहिए। इसके बाद अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो सेक्शन बी में जैसा कि हमें पता है 7 क्वेश्चन थे, जिसमें से अपने को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। हर क्वेश्चन की वेटेज 14 मार्क्स की थी, जिसमें अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 सिंगल क्वेश्चन 14 मार्क्स का आपको दे दिया गया। मैनेजेबल क्वेश्चन था, इजी तो नहीं कहूंगा बट मैनेजेबल क्वेश्चन था। अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया और आपको एससीएम के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को 14 आउट ऑफ 14 के लिए अटेम्प्ट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन साइन कंपनी लिमिटेड, ए सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस 50 ग्रेड सीमेंट फॉर विच द कंपनी हैज एन एश्योर्ड मार्केट। एक कंपनी है जो 50 ग्रेड नाम है, ये मान के चलो, सीमेंट बनाती है जिसका मार्केट में आपको एश्योर्ड मार्केट है। The output for 2024 has been budgeted at 1,80,000 units, जो कि आपकी 90% कैपेसिटी को इंडिकेट करता है। मतलब आपकी जो कैपेसिटी है वो है 2 लाख यूनिट्स बनाने की टोटलिटी में। आपको कॉस्ट शीट बनाकर दे दी पर यूनिट बेसिस पे। सेलिंग प्राइस 130, डायरेक्ट मटेरियल 30 रुपीज, एक कंपोनेंट लगता है इसमें EX 9 रुपए 40 पैसे का, डायरेक्ट वेजेस एट द रेट ऑफ ₹7 पर आवर है और 28 रुपए पर यूनिट है। इसका मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए 4 घंटे यहां पे लग रहे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड 24 रुपए है, जिसमें 50% फिक्स है तो 50% वेरिएबल है, तो इसमें 12 रुपए फिक्स है और 12 रुपए इसके अंदर वेरिएबल है। और जो वेरिएबल है 12 रुपए, अगर वो आवरली बेसिस पे हो, जैसा कि लिखा हुआ भी है यहाँ पे, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो सिंपल सी बात है 12 रुपए अगर वेरिएबल है, 4 घंटे लगते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन कहती है कि 3 रुपए पर आवर जो है, ये 3 रुपए पर आवर के अकॉर्डिंगली आप वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा बुक कर रहे हो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 16 रुपए है, इसके अंदर भी कुछ पार्ट वेरिएबल है और कुछ पार्ट फिक्स है, जिसमें 16 रुपए में 12 रुपए वेरिएबल है तो बचा हुआ 4 रुपए फिक्स है। एडमिन ओवरहेड सारा का सारा फिक्स है 5 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली। द फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर, आवर्स के बेसिस पे फैक्ट्री ओवरहेड आप लिखते हो, जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि 12 रुपए अगर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है, 4 घंटे लग रहे हैं, तो 3 रुपए पर आवर, इसका मतलब आप वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड लिख रहे हो। टू यूटिलाइज द आइडल कैपेसिटी, जो कि ऊपर ही हमें दिख गया था कि 1,80,000 यूनिट आप बना रहे हो, जबकि बना 2 लाख सकते हो, तो आइडल कैपेसिटी तो है। एंड टू इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, the following proposal was put up before the board of director for consideration। तो ये जो आइडल कैपेसिटी है, इसको यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास कोई ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है, एन ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड फॉर 6,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 53 ग्रेड सीमेंट एट 175 पर यूनिट। आपके पास 6,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 53 ग्रेड का एक ऑर्डर आ रहा है 175 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली, जिसमें कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट आपकी लगने वाली है, मटेरियल लगेगा 56 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर के 10 आवर्स कंज्यूम होने हैं पर यूनिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एप्लीकेबल टू दिस प्रोडक्ट ऑर्डर इज 14 पर यूनिट का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आना है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्जेबल ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर, तो ठीक है 10 घंटे आपके लग रहे हैं, 3 रुपए पर आवर का रेट ऊपर निकाल ही दिया था, तो 30 रुपए आपका इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा होगा वेरिएबल का, ठीक है। इसके अलावा द कंपनी एट प्रेजेंट मैन्युफैक्चर्स कंपोनेंट EX, ऊपर अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप ये जो प्रोडक्ट बना रहे थे इसमें कंपोनेंट EX लगता है। क्वेश्चन कहता है ये कंपोनेंट EX जो है वो हम खुद बनाते हैं। 1 यूनिट ऑफ विच इज रिक्वायर्ड फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 50 ग्रेड सीमेंट, 50 ग्रेड सीमेंट बनाने के लिए एक कंपोनेंट EH की जरूरत होती है, जिसकी कॉस्ट ऊपर 9 रुपए 40 पैसा लिखी हुई है। द कॉस्ट डिटेल्स फॉर 15,000 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट EX आर एज फॉलोज, तो आप इसका देख सकते हो, इसका जो टोटल बनता है वो बनता है आपका 2,82,000 का टोटल बनता है। तो कंपनी ने क्या किया, 2,82,000 डिवाइडेड बाई 15,000 किया,
2,82,000 डिवाइडेड बाई 15,000 किया, नहीं एक्चुअल, एक सेकंड रुक जाओ, ये 141 जो है ये खुद ही टोटली है, ये 141 खुद ही टोटली दिया हुआ है। तो 1,41,000 कॉस्ट थी, 15,000 से डिवाइड किया तो 9 रुपए 40 पैसा आया, जो कि 9 रुपए 40 पैसा ले जाके यहां पे लिख दिया। कुछ कहानी तो ऐसे ही है, लेकिन साथ में कहते हैं द कंपोनेंट EX however is available for purchase at the market at 7.9 per unit, लेकिन आप ये मार्केट से खरीद सकते हो 7.9 पर यूनिट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड है 3। पहली डिमांड काफी ज्यादा सिंपल है, कहते हैं प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी एज एनविसेज्ड इन द बजट। ऊपर आपको जो बजट बना के दिया हुआ था 1,80,000 यूनिट का, इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना दो। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाते रहते हो, हर एक चैप्टर में ही बनाते हो, तो आप इजीली यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना सकते हो। सेल्स में से कॉस्टिंग माइनस करनी है, स्टेटमेंट ऑफ बजटेड प्रॉफिट आपके लिए तैयार है। सेल किया आपने 1,80,000 यूनिट, 130 रुपए के हिसाब से आपकी सेल वैल्यू आ गई 2,34,00,000। इसके बाद आपका डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा एट द रेट ऑफ ₹30, तो 1,80,000 इंटू 30, 54 लाख आपकी मटेरियल की कॉस्ट आ गई। इसके बाद आपने कंपोनेंट EX लगाया 9 रुपए 40 पैसे के अकॉर्डिंगली, तो 1,80,000 इंटू 9.4, 16,92,000 आपकी कंपोनेंट EX की कॉस्ट आ गई। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस का खर्चा है 28, तो 1,80,000 इंटू 28, 50,40,000 की आपकी डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट आ गई। इसके बाद जो फैक्ट्री ओवरहेड था इसके मैंने दो पार्ट कर दिए, फिक्स्ड और वेरिएबल। 1,80,000 इंटू 12 फिक्स हो जाएगा, 1,80,000 इंटू 12 आपका वेरिएबल हो जाएगा। 21,60,000 वेरिएबल हो गया और 21,60,000 फिक्स आ गया। सिमिलरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है इसके भी दो पार्ट कर दिए, 1,80,000 इंटू 12 वेरिएबल, 1,80,000 इंटू 4 फिक्स्ड। और लास्ट में एडमिन का खर्चा था 1,80,000 इंटू 5, 9 लाख का, ये भी लिख दिया। अकॉर्डिंगली आपका बजटेड प्रॉफिट आ गया 31,68,000। ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन में आप चेंज ये कर सकते हो कि पहले सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकाल दो, बाद में फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट दिखा सकते हो। बाकी 31,68,000, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ पॉइंट नंबर 1। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट था इसमें कहते हैं इवेल्युएट करो अब एक्सपोर्ट ऑर्डर को एंड स्टेट वेदर इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट। अब आप एक्सपोर्ट ऑर्डर भी कंसीडर कर लो। देखो एक्सपोर्ट ऑर्डर को कंसीडर अगर करते हैं तो 6,000 यूनिट की डिमांड है 175 रुपए के अकॉर्डिंगली, तो आप एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए भी अपना एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो बना सकते हो। सर सेलिंग प्राइस रहेगा 175 का, जिसमें मटेरियल लगेगा 56 का, डायरेक्ट लेबर के 10 घंटे लगने हैं, डायरेक्ट लेबर के 10 घंटे लगने हैं, और लेबर का रेट आप यहां से देख लो क्या था, 7 रुपए था, तो 10 इंटू 7, 70 रुपीज की आपकी लेबर लग जाएगी। इसके अलावा आपका सेलिंग ओवरहेड का खर्चा लग जाएगा 14 रुपीज का। और क्वेश्चन ने कहा है वेरिएबल ओवरहेड आपका लेबर पे बेस्ड है, 10 घंटे लगेंगे और 3 रुपए पर आवर का रेट है वेरिएबल ओवरहेड का, तो 10 इंटू 3, 30 रुपीज का आपका वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा लग जाएगा। तो पर यूनिट आप 5 रुपए कमा पाओगे, और नंबर ऑफ यूनिट कितनी है 6,000, तो 6,000 इंटू 5, 30,000 रुपए का आप प्रॉफिट कमा सकते हो, 30,000 रुपए का आप प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन साथ में देखना यह भी बनता है कि सर क्या मेरे पास आइडल कैपेसिटी अवेलेबल है कि नहीं है कि मैं 6,000 यूनिट बना के दे सकूं। तो देखो सिंपल सी बात यह है, सिंपल सी बात यह है कि आप यहां पे 1,80,000 यूनिट बना रहे हो, जो कि आपकी 90% कैपेसिटी को इंडिकेट करता है, जो कि आपकी 90% कैपेसिटी को इंडिकेट करता है। और ये कितने हो गए 1,80,000, 90%, तो 2 लाख यूनिट आप बना सकते हो। इसका मतलब आप 2 लाख यूनिट बना सकते हो, है ना, आप 2 लाख यूनिट बना सकते हो। 1,80,000 90% को इंडिकेट करता है, तो आप 2 लाख यूनिट बना सकते हो। और हर यूनिट को बनाने के लिए आपके घंटे कितने लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं। तो इसका मतलब 1,80,000 यूनिट अगर आप बना रहे हो 4 घंटे के अकॉर्डिंगली, तो इसका मतलब 7,20,000 घंटे तो आप कंज्यूम कर रहे हो, और ये 7,20,000 घंटे आपकी 80% कैपेसिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब आपके पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं, 9 लाख।
इस 9 लाख में से 7,20,000 घंटे तो आप ये यूज कर रहे हो, 1,80,000 इंटू 4। साथ में आप कह रहे हो कि कंपोनेंट EX जो है वो भी हम बना रहे हैं, वो भी आप बना रहे हो। तो देखो जरा नीचे लिखा हुआ है कि लेबर का जो खर्चा है वो है 52,500 का। लेबर का खर्चा 52,500 का है, कितनी यूनिट के लिए? 15,000 के लिए। अगर 52,500 का लेबर का खर्चा है 15,000 के लिए, तो पर यूनिट ये खर्चा कितना आ रहा है? पर यूनिट ये खर्चा आ रहा है 3.5 रुपए का। 3.5 रुपए पर यूनिट है। और लेबर का रेट क्या है? लेबर का रेट है 7 रुपए पर आवर। 7 रुपए पर आवर, इसका मतलब आधा घंटा लग रहा है। एक यूनिट को बनाने में आधा घंटा लग रहा है। और क्वेश्चन है एक यूनिट की जरूरत पड़ेगी एक यूनिट के लिए, तो 1,80,000 यूनिट अगर आप बना रहे हो तो 1,80,000 कंपोनेंट EX की जरूरत पड़ेगी। एक यूनिट को बनाने के लिए आधा घंटा लग रहा है, तो 90,000 घंटे आप इसमें भी लगा रहे हो। तो आप 8,10,000 घंटे जो है वो कंज्यूम कर रहे हो ऑलरेडी। और आपके पास 9 लाख है, मतलब 90,000 घंटे आपके पास अवेलेबल है। 90,000 घंटे आपके पास अवेलेबल है। और जो आप एक्सपोर्ट ऑर्डर की बात कर रहे हो, एक्सपोर्ट ऑर्डर की बात करें, इसमें 6,000 यूनिट बनानी है, हर यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगेंगे, तो 60,000 ही तो चाहिए। तो सर आप इजीली कहीं ना कहीं इस ऑर्डर को कंप्लीट कर सकते हो। 60,000 ही चाहिए, आप इजीली इस ऑर्डर को कंप्लीट कर सकते हो। और इस ऑर्डर को कंप्लीट करके आप यहां पे 3,000 रुपए का प्रॉफिट भी कमा सकते हो। तो आंसर है कि आपको ये एक्सपोर्ट ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये ऑर्डर आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट सिंपल था, कहते हैं मेक एन अप्रेजल ऑफ प्रपोजल टू मैन्युफैक्चर कंपोनेंट EX एंड स्टेट वेदर कंपोनेंट EX शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री और परचेज फ्रॉम द मार्केट। मेक और बाई डाल दिया यहां पे। कहते हैं बताओ कंपोनेंट EX बनाए या बाहर से खरीदे। अज्यूम दैट नो ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ स्पेयर कैपेसिटी इज अवेलेबल। जो स्पेयर कैपेसिटी है उसकी हमारे लिए कोई रेलेवेंसी नहीं है, कोई यूज नहीं है। चेक कर लेते हैं। सर अगर आप इसको बाहर से खरीदोगे तो ज्यादा हेडेक है ही नहीं। 7.9 के अकॉर्डिंगली आपकी कॉस्टिंग आनी है, 1,80,000 कंपोनेंट की जरूरत है। तो अगर आप बाहर से खरीदोगे, कितने भी यूनिट के लिए कर लो, यहां पे मैंने 15,000 के लिए कर दिया है, आप 1,80 के लिए कर लो, 15 के लिए कर लो, पर यूनिट कर लो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 15,000 के लिए क्यों किया है? मैंने 15,000 के लिए इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे 15,000 यूनिट का डेटा गिवन था, ताकि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकूं। तो 15,000 यूनिट अगर बाहर से खरीदूंगा तो कॉस्ट आएगी 1,18,500, पर यूनिट तो 7.9 ही आएगी। अगर मैं बनाता हूं इन यूनिट्स को तो 30,000 मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा 52,500, वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा 25,500, फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा कोई एडिशनल थोड़ी ना, वो तो वैसे भी आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब 30 प्लस 52,500 प्लस 25,500, 1,08,000 का ही खर्चा है 15,000 यूनिट के लिए। तो पर यूनिट 7.2 ही है। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। तो इस तरीके से ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन था जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते थे। बस आपके जो कॉन्सेप्ट है, आपके जो कॉन्सेप्ट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में तो कुछ था ही नहीं, कॉपी पेस्ट वाली बात है। एक्सपोर्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, सर रेलेवेंट कॉस्टिंग में आप ऐसे ही तो काम करते रहते हो, या फिर डिसीजन मेकिंग में ऐसे ही तो काम करते हैं। और ये मेक और बाई का पॉइंट इसमें डाल दिया गया था। तो है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो इसमें 14 आउट ऑफ 14 आप स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था इसके दो पार्ट कर दिए। पार्ट ए में आपको 7 मार्क्स का ट्रांसफर प्राइसिंग में से क्वेश्चन दे दिया, और पार्ट बी में पहली बार डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी जो है उसमें से क्वेश्चन रखा गया, जिसमें पहले जो 2 पॉइंट है वो बेसिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग आप कह सकते हो, और उसके बाद जो 2 पॉइंट थे वो डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चन दिया गया। बट दोनों ही क्वेश्चन इजी ही थे। 3B तो काफी ज्यादा इजी था, और 3A जो है वो भी इजी क्वेश्चन था। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते हो ट्रांसफर प्राइसिंग के फाइनल लेवल पे, उसके कंपैरिजन में तो अच्छा क्वेश्चन था। 3A, रॉक्सिन लिमिटेड है 2 डिवीजन M एंड N, 2 डिवीजन है रॉक्सिन लिमिटेड की, M और N। डिवीजन M मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट A15 which it sells in outside market, as well as to division N which processes it to manufacture Z25।
दो डिवीजन एम और एन, डिवीजन एम बनाती है A15 नाम का एक प्रोडक्ट जो मार्केट में भी बेचती है और डिवीजन एन को भी ट्रांसफर करती है। द मैनेजर ऑफ डिवीजन एन हैज एक्सप्रेस्ड द ओपिनियन दैट ट्रांसफर प्राइस इज टू हाई। अब जो डिवीजन एन के मैनेजर है वो कहते हैं ट्रांसफर प्राइस बहुत ज्यादा ही है। द टू डिविजनल मैनेजर्स आर अबाउट टू एंटर इनटू डिस्कशन टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड मैनेजर ऑफ डिवीजन एम इज टू सप्लाई हिम विद सम इंफॉर्मेशन प्रायर टू डिस्कशन। दोनों डिवीजन के मैनेजर बैठ रहे हैं फॉर द नेगोशिएशन पर्पज वी कैन से, और ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। डिवीजन एम has been selling 50,000 unit to outsiders and 10,000 units to division N, और सभी का प्राइस सेम 25 रुपए पर यूनिट। अच्छा, इट इज नॉट एंटिसिपेटेड दैट दीज डिमांड्स विल चेंज, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपए पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट आती है 3 लाख रुपए की। साथ में कहते हैं ये जो डिवीजन है इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 12 लाख रुपए का, डिवीजन एम में 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। द मैनेजर ऑफ डिवीजन एम एंटीसिपेट्स दैट डिवीजन एन विल वांट ए ट्रांसफर प्राइस ऑफ 22। डिवीजन एन के जो मैनेजर है वो 22 रुपए का ट्रांसफर प्राइस चाह रहे हैं। अच्छा, इफ ही डज नॉट सेल टू डिवीजन एन, अगर डिवीजन एम कहता है कि मैं डिवीजन एन को 22 रुपए में सेल नहीं करूंगा, तो फिर if it does not sell to division N, 40,000 of fixed cost and 2 lakh of assets can be avoided। अगर डिवीजन M डिवीजन N को ट्रांसफर नहीं करेंगे तो उस सिचुएशन में फिक्स कॉस्ट 3 लाख की बजाय 40,000 कम होकर 2,60,000 रह जाएगी और इन्वेस्टमेंट 12 लाख से 2 लाख कम होकर 10 लाख का ही रह जाएगा। द मैनेजर ऑफ डिवीजन M would have no control over the proceed from the sale of the assets and is judged primarily on his rate of return। कहते हैं डिवीजन एम का कोई कंट्रोल नहीं है कि जो एसेट उन्होंने लगाई है उससे क्या सेल जनरेट होगा, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो डिवीजन एम जो है उनकी परफॉर्मेंस जज की जाती है रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे। अच्छा ठीक है, मतलब अपने को रेट ऑफ रिटर्न पे कॉन्सेंट्रेट करना है। पॉइंट नंबर 1 सिंपल कहता है, एनालाइज should the manager of division M transfer its product at 22 to division N। सबसे पहले आपसे यह पूछा गया क्या 22 रुपए में डिवीजन N को ट्रांसफर करें कि ना करें। सिंपल सी बात है, आप कंपैरिजन कर लो। आप कंपैरिजन ये कर लो कि 22 रुपए में अगर ट्रांसफर करते हैं तो क्या प्रॉफिट होगा और अगर ट्रांसफर ना करूं तो क्या प्रॉफिट होगा। अकॉर्डिंगली जहां पे आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखाई दे उसके हिसाब से डिसाइड कर लो कि करना है कि नहीं करना। तो इसके लिए बनाना तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ही है जो कि ऑलरेडी मैंने आपके लिए तैयार कर लिया। अगर हम ट्रांसफर नहीं करें एन को तो सिंपल सी बात है बाहर केवल और केवल 50,000 यूनिट बिकेगी और अगर ट्रांसफर करूंगा तो 50,000 यूनिट बाहर बेचने के साथ साथ 10,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 22 एन को भी ट्रांसफर करूंगा। तो सबसे पहले मैंने सेल्स बुक करी कि अगर मैं सेल ट्रांसफर नहीं करता हूं तो 50,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 25 मार्केट में बेच लूंगा, 12,50,000 रुपए की सेल जनरेट कर लूंगा। अगर एन को ट्रांसफर करूंगा तो ये 12,50 की सेल तो जनरेट हो ही जाएगी, साथ में 10,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 22 भी ट्रांसफर कर दूंगा एन को, 2,20,000 की ये सेल जनरेट हो जाएगी, रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, 14,70,000 रुपए का रेवेन्यू आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन है 15 रुपए के हिसाब से, तो यहां पे 50,000 की कॉस्ट आ जाएगी, 50,000 इंटू 15, यहां पे 60,000 की कॉस्ट आ जाएगी, 60,000 इंटू 15। फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो अगर आप ट्रांसफर नहीं करोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 से कम होकर 260 आएगी, ट्रांसफर करोगे तो पूरी 3 लाख की कॉस्ट आएगी। अकॉर्डिंगली आपको आपका प्रॉफिट पता चल गया 2,40,000 और 2,70,000। लेकिन ये जो 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट है वो आप कमा लोगे केवल और केवल 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि 12 लाख में से 2 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो 2,40,000 आप कमा लोगे 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। तो आपकी जो रिटर्न है वो 24% होगी। लेकिन ये 270 कमाने के लिए आपको 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 12 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो आपकी जो रिटर्न होगी 2,70,000 डिवाइड बाय 12 लाख 22.5 की होगी। इसका मतलब आप ट्रांसफर नहीं करते हो तो आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, तो अभी तक के अकॉर्डिंगली आपको ये ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। तो पहले पॉइंट का आंसर ये है
कि आपको ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर नहीं करने के केस में आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा दिखाई देगा 24%। पहले पॉइंट का आंसर तो यही है। सेकंड पॉइंट में कहते हैं एसेस द लोएस्ट प्राइस दैट द डिवीजन एम शुड एक्सेप्ट। कहते हैं कम से कम क्या प्राइस एक्सेप्ट करेंगे डिवीजन एम। तो देखो सिंपल सी बात यह है कि डिवीजन एम को 24% का रेट ऑफ रिटर्न चाहिए एक तरीके से। तो अगर 12 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा तो 12 लाख का 24%, 12 लाख का 24% 2,88,000 की तो इनको रिटर्न चाहिए। इसके अलावा 3 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट होगी, तो ये भी रिकवर करूंगा। 60,000 यूनिट बनाऊंगा 15 रुपए के हिसाब से, 9 लाख रुपए की वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो रेवेन्यू जनरेट हो 14,88,000 का तब जाके बात बने। इस 14,88,000 में से 12,50,000 का रेवेन्यू तो बाहर से जनरेट कर लूंगा। तो इसका मतलब एन को ट्रांसफर करके 2,38,000 का रेवेन्यू आना चाहिए। कितनी यूनिट से? 10,000 यूनिट से। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ट्रांसफर प्राइस कितना रखूं तो बात बनेगी 23.8। तो डिवीजन एम डिवीजन एन को 23.8 के ट्रांसफर प्राइस पे अगर ट्रांसफर करे तो उस सिचुएशन में उसका जो 24% का टारगेट है वो भी अचीव हो जाएगा, और डिवीजन एन जो है उसको मार्केट प्राइस जो था 25 रुपए वो भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो लोएस्ट प्राइस जो होगा वो 23.8 होगा। तो 7 मार्क्स के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग का इजी क्वेश्चन ही कहूंगा, क्योंकि इसमें डेटा ही नहीं है ज्यादा। तो आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा हो, आपको ट्रांसफर प्राइस पढ़ा हुआ हो, पहले से आता है, आप अटेम्प्ट कर सकते थे। इसके बाद अगर हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 3B की तरफ, इजी क्वेश्चन था। डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी में से आपके मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर 3B अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन पेपर लेंथी जरूर है, क्वेश्चन पेपर लेंथी जरूर है, क्योंकि हर क्वेश्चन को करने में टाइम लग रहा है अच्छा खासा, तो कहीं ना कहीं पेपर लेंथी जरूर है। बट पेपर जो है वो अभी तक के हिसाब से अगर मैं बात करूं, अभी तक का जो पेपर आया उसमें केवल और केवल मुझे बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो 2 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में था वो एक टिपिकल क्वेश्चन लगा। बाकी तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपने अगर एससीएम अच्छे से पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपकी, आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3B। Sovan Limited, a manufacturing company, is preparing budget for 2025. The parameters relating to sales, price and cost are as follows. सेल प्राइस है 200 रुपए का, वेरिएबल कॉस्ट है 120 की, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 80 रुपए का। फिक्स्ड कॉस्ट है 20 लाख की, तो 20 लाख डिवाइड बाय 80 करके आप इजीली अपना पहले पॉइंट का तो आंसर ही दे पाओगे, ब्रेक इवन क्वांटिटी का आंसर ऑलरेडी आपके लिए तैयार करा हुआ है। तो पहले पॉइंट का आंसर आ गया सीधा सीधा 25,000 यूनिट। 20 लाख डिवाइडेड बाई 80 रुपीज, 25,000 यूनिट आपका आंसर आ गया। इसके बाद इन्होंने आपको सेल फोरकास्ट दिया। सेल फोरकास्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड विच डिस्क्लोज द फॉलोइंग। कहते हैं आप 15,000 से लेकर 45,000 तक यूनिट बेच सकते हो 5-5,000 रुपए 5-5,000 यूनिट के डिफरेंस में, और कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी है वो भी यहां पे गिवन है। क्वेश्चन की सेकंड डिमांड भी बेसिक्स थी मार्जिनल कॉस्टिंग की। एनालाइज हाउ मेनी यूनिट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। सर सेल का फॉर्मूला लगा लो, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट है 20 लाख प्लस प्रॉफिट 6 लाख, कंट्रीब्यूशन 80 रुपए। पहले पॉइंट का आंसर आ गया 32,500 यूनिट बेचनी पड़ेगी। बी पॉइंट कहता है अगर हमें लॉस हो 5 लाख का, फिर से सेम फॉर्मूला, सेल्स यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 20 लाख माइनस 5 लाख डिवाइडेड बाई 80, ये आ जाएगा आपका 18,750 यूनिट। तो ये दो रिक्वायरमेंट तो थी बेसिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग की। इसके बाद तीसरे चौथे पॉइंट में भी कोई दम नहीं है। थर्ड पॉइंट कहता है बेस्ड ऑन द सेल फोरकास्ट आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी कैन ब्रेक इवन। कंपनी ब्रेक इवन अचीव कर लेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट्स कितनी है 25,000। तो 25,000 की मैं बात करूं तो 25,000 यहां से स्टार्ट होता है, तो यहां पे आप ब्रेक इवन अचीव कर लोगे, यहां पे भी 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 कर लोगे, क्योंकि इन सब केसेस में 25,000 या उससे ज्यादा है। इसके ऊपर जो है उसमें आप ब्रेक इवन अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब 10 + 20 + 30 + 40 + 10 दैट इज 80%। 80% प्रोबेबिलिटी है, 0.8 प्रोबेबिलिटी है कि आप ब्रेक इवन अचीव कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट भी इजी था।
एनालाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग सेल्स वॉल्यूम इन्वॉल्व इन पार्ट 2। सर पार्ट 2 में ये जो सेल्स आपने निकाली है ये अचीव करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसके अंदर पहले पॉइंट में ए पार्ट की मैं बात करूं तो ए पार्ट में आपने निकाली थी नंबर ऑफ यूनिट 32,500। 32,500 या उससे ज्यादा आप 30%, 10% और 10% ये चांसेस है जिसमें बेच लोगे, तो 50% चांसेस है कि आप 6 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लोगे। और सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड पॉइंट में आप यहां पे कह रहे थे 18,750 यूनिट बेचनी है, तो 18,750 से ज्यादा आपका 20,000 से ही स्टार्ट हो जाता है, तो 0.10, 0.10, 0.20, 0.30, 0.10, 0.10 टोटल करूं तो 90% प्रोबेबिलिटी है सर कि आपको 5 लाख रुपए का लॉस होगा। तो इस तरीके से जस्ट आपको ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स और उसकी प्रोबेबिलिटीज बतानी थी। ये क्वेश्चन एक छोटा क्वेश्चन भी था, इजी क्वेश्चन भी था, जिसमें आप अपना टाइम भी सेव करके चल सकते थे। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपने करा हुआ है पहले, जो कि हमारे बच्चों ने बिल्कुल करा हुआ है डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के अंदर, तो आप इस क्वेश्चन को 5 से 7 मिनट में कर सकते थे। मतलब इसमें 5 से 7 मिनट सेव करना पॉसिबल था, क्योंकि 7 मार्क्स के क्वेश्चन इंटू 1.8 के हिसाब से चलता हूं 13 मिनट, 12.5-13 मिनट मिलते हैं आपको। अगर आप ये क्वेश्चन 7 से 8 मिनट में भी कर लेते हो तो आपके 5 से 6 मिनट यहाँ पे सेव हो सकते थे, जो दूसरे क्वेश्चन में आप यूज कर पाते। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 4A, तो ये था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन विद सेम फिगर्स आपने ये क्वेश्चन अपनी क्लासेस में करा हुआ था। सेम फिगर, सब कुछ सेम है, केवल और केवल कंपनी का नाम चेंज था। सारी फिगर्स 100% फिगर्स इसके अंदर सेम देखने को मिल रही थी। क्वेश्चन नंबर 4A एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और 4B था आपका थ्योरी क्वेश्चन। 4B था थ्योरी क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का अपने थ्योरेटिकल आता है। 4A एंटॉक्स लिमिटेड is producing a product in 10 batches each of 15,000 units in a year and incurring following overheads thereon। तो ठीक है, पूरे साल में 1.5 लाख यूनिट 10 बैचेस हैं, एक बैच में 15,000 यूनिट। एक बैच का डेटा क्या है? मटेरियल प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट है 22,50,000, मेंटेनेंस 17,30,000, सेटअप की कॉस्ट है 684,500, क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट है 514,800। प्राइम कॉस्ट जो है पूरे साल की प्राइम कॉस्ट 3,01,39,000 है। पूरे साल की प्राइम कॉस्ट 3,01,39,000 है। एंड द कंपनी इज यूजिंग करंटली द मेथड ऑफ अब्सॉर्बिंग ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। कंपनी फिलहाल क्या करती है? प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे अपने ओवरहेड के खर्चों को अब्सॉर्ब करती है। तो अगर मैं बात करूं तो आपके जो ओवरहेड के खर्चे हैं उसका टोटल आ रहा है यहां पे 51,79,300, और ये ओवरहेड का खर्चा तब है जब आपकी प्राइम कॉस्ट है 3,01,39,000। तो परसेंटेज टर्म में ये 17.1847% आती है। आंसर आपके लिए तैयार है ऑलरेडी। अगर आप प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे जाते हो तो 17.1847% ऑफ प्राइम कॉस्ट आपका ओवरहेड का रेट कैलकुलेट होके आता है। नाउ इट वांट्स टू शिफ्ट टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब कंपनी एबीसी पे मूव ऑन करना चाह रही है, एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एक्टिविटी ड्राइवर्स फॉर द ईयर आर एज अंडर। आपको बता दिया नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, मेंटेनेंस आवर्स, नंबर ऑफ सेटअप एंड नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। एंड द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड ए बैच ऑफ 15,000 यूनिट्स एंड हैज इनकर्ड 26,38,700 तो मटेरियल की कॉस्ट आई, और 3,75,200 वेजेस की कॉस्ट आ गई। ठीक है, द यूसेज ऑफ एक्टिविटी ऑफ द सेट बैच आर एज फॉलोज। इस बैच में मटेरियल के ऑर्डर आपने प्लेस किए 48, मेंटेनेंस आवर यूज किए 810, नंबर ऑफ सेटअप किए 40 और इंस्पेक्शन किया आपने 25। क्वेश्चन की डिमांड जो नॉर्मली हुआ करती है एबीसी के अंदर, इवेल्युएट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट ऑन अब्सॉर्बिंग कॉस्टिंग बेसिस फॉर द सेट बैच। सबसे पहले तो आपने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिस फॉलो करना है, मतलब प्राइम कॉस्ट फॉलो करना है जो क्वेश्चन में गिवन है, जिसके लिए आप रेट तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हो। इसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लो। सर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में अगर मैं बात करूं, मटेरियल लेबर की कॉस्ट कॉपी पेस्ट कर लो, 26,38,700 मटेरियल की कॉस्ट,
और वेजेस की कॉस्ट 375 200, दोनों का एडिशन करोगे प्राइम कॉस्ट आ गया, और प्राइम कॉस्ट आया 30,13,900। इसका 17.1847% आपको ओवरहेड का खर्चा बुक करना है। 517930, तो आपको आपकी टोटल कॉस्ट पता चल गई 3531,830। आप इसको डिवाइड कर दो 15,000 यूनिट से, तो आपको आपकी कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगी 235.46। ये तो है प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे। सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ड्राइवर के रेट निकालो। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट बनाओ। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट बना लो। एक्टिविटी या कॉस्ट पुल, उसकी कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर का नाम, क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। जब आप कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करोगे, कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा। सबसे पहले आपने कॉस्ट ड्राइवर के रेट, वो कॉस्ट ड्राइवर के नाम विद कॉस्ट कॉपी कर लिए। मटेरियल प्रोक्योरमेंट 22,50,000, मेंटेनेंस 17,30,000, सेटअप 6,84,500, क्वालिटी कंट्रोल 514,800। ये डेटा कॉपी हो गया। इसके बाद कॉस्ट ड्राइवर की अगर बात करें तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर जो कि 1500 लेने हैं, मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस आवर 9080, सेटअप के लिए नंबर ऑफ सेटअप 2250, क्वालिटी कंट्रोल के लिए नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 2710। बस रेट निकालने के लिए 22,50,000 डिवाइड बाई 1500 पर परचेज ऑर्डर आ जाएगा। 17,30,000 डिवाइड बाई 9080 रुपी 190.53 पर मेंटेनेंस आवर कॉस्ट आ जाएगी। 6,84,500 डिवाइड बाई 2250 304.22 पर सेटअप कॉस्ट आ जाएगी। 5,14,800 डिवाइड बाई 2710 189.96 पर इंस्पेक्शन कॉस्ट आ जाएगी। जब आपको कॉस्ट ड्राइवर के रेट पता चल गए तो आप क्वेश्चन की थर्ड डिमांड सेटिस्फाई कर सकते हो। क्वेश्चन की डिमांड है एनालाइज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ द सेट बैच ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एबीसी के बेसिस पे कॉस्ट पर यूनिट बताओ। तो सर ठीक है, प्राइम कॉस्ट तो आप पीछे से कॉपी कर लो। प्राइम कॉस्ट तो सेम ही आएगी, मटेरियल प्लस लेबर 13,13,900। ये तो हो गया कॉपी। इसके बाद आप अप्लाई कर लो अपने कॉस्ट ड्राइवर रेट और जितना जितना यूसेज किया उससे मल्टीप्लाई। 48 ऑर्डर आपने मल्टीप्लाई किए, 1500 रुपए पर परचेज ऑर्डर की कॉस्ट थी, ये आ गया 72,000। मेंटेनेंस की कॉस्ट है 190.53 मल्टीप्लाई बाई 8-10 आवर्स आपने कंज्यूम किए हैं, कॉस्ट आ जाएगी 154,329। सेटअप का रेट है 304.22, नंबर ऑफ सेटअप किए हैं 40, मल्टीप्लाई करोगे तो सेटअप की कॉस्ट आ जाएगी 12169। और क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट है 189.96 पर इंस्पेक्शन और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आपने किए हैं 25, मल्टीप्लाई करोगे इंस्पेक्शन की कॉस्ट आ जाएगी 4749। कॉस्ट का टोटल किया, टोटल कॉस्ट आ गई 32,57,1474 15,000 यूनिट डिवाइड कर दोगे 217.14, दैट विल बी योर कॉस्ट पर यूनिट एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन, बट ये अगर मैं क्वेश्चन कहूं तो इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं था। 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, आप 12 से 14 मिनट में इसको मैनेज कर सकते थे आराम से, मतलब कर सकते थे इसको। आपने क्वेश्चन तो ऑलरेडी करा हुआ था ही ये वाला, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके साथ जो बी पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का, दैट इज थ्योरी। थ्योरी क्वेश्चन 7 मार्क्स का, दैट इज फ्रॉम वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग के टॉपिक में से। कहते हैं वैल्यू एनालिसिस enables people to contribute toward value addition by continuous focus on product design and services। बिल्कुल, आप अगर प्रोडक्ट की डिजाइनिंग सर्विसेज पे कॉन्सेंट्रेट करते हो तो हमेशा आप अपने प्रोडक्ट में एक वैल्यू एडिशन कर सकते हो। इन दिस कंटेक्स्ट समराइजेस द फेजेस ऑफ वैल्यू एनालिसिस। आपको वैल्यू एनालिसिस की यहाँ पे फेजेस मेंशन करनी थी। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, लास्ट जितने भी मैंने पेपर सॉल्व करवाए उसमें मैंने पेज नंबर बता दिए बच्चों को थ्योरी क्वेश्चन के, लेकिन हुआ क्या, इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल चेंज कर दिए, जिसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करने की वजह से इंस्टीट्यूट ने जब चेंजेस किए तो पेज नंबर हो गए चेंज, जिसकी वजह से इस बार मैं आपको जो सॉल्यूशन है वो अपने पीडीएफ में ही दे रहा हूं। तो आपको कहीं स्टडी मटेरियल वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, पेज नंबर वगैरह फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आपको थ्योरी क्वेश्चन का आंसर भी यहीं पे साथ में प्रोवाइड करवाया गया। ये आपके सामने आंसर है फेजेस ऑफ वैल्यू एनालिसिस का, जिसमें 7 फेजेस आपने मेंशन करनी थी। ओरिजिनेशन, इंफॉर्मेशन, फंक्शनल एनालिसिस, इनोवेशन,
इवेल्युएशन, चॉइस और इम्प्लीमेंटेशन। थ्योरी क्वेश्चन है, एक बार आप रीड करके देख लेना। बाकी मैं अपनी क्लासेस में थ्योरी करवाता जरूर हूं, बट मैंने हमेशा बच्चों को यही बोला हुआ है कि एससीएम का जो पेपर है उसमें डिस्क्रिप्टिव थ्योरी के नाम पे केवल और केवल 7 मार्क्स का यही क्वेश्चन आ रहा है। तो एक सिंगल 7 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चन के लिए पूरे के पूरे सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। बच्चा कहता है सर एमसीक्यू वाला कैसे पार्ट? तो एमसीक्यू वाला जो पार्ट है उसके लिए आप एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पढ़ो, रट्टाफिकेशन तो नहीं करना। आप एमसीक्यू बैंक पढ़ो, इंस्टीट्यूट ने जो एमसीक्यू बैंक रिलीज करा हुआ है वो पढ़ो, आपके जो चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज गिवन है वो आप पढ़ के जाओ। तो केवल और केवल एक 7 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चन के लिए पूरी की पूरी बुक की थ्योरी पढ़ना कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी। और इवन आपको चॉइस तो मिल ही रही है, 2 पूरे क्वेश्चन की चॉइस आपको मिल रही है। आप एक थ्योरी वाला क्वेश्चन छोड़ दो, एक पूरा का पूरा प्रैक्टिकल और भी आपको छोड़ के आना है। तो थ्योरी वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मैं तो रेफर नहीं करता। हाँ, आपको अगर प्रैक्टिकल से डर लगता है तो आपके लिए देखो सब्जेक्ट ही नहीं है, और केवल थ्योरी पढ़ के तो देखो कुछ होना भी नहीं है, सिंपल सी बात है। क्योंकि थ्योरी पढ़ के तो कितना ही मार्क्स स्कोर कर लोगे, 7 नंबर का ये क्वेश्चन है, 12 नंबर का एमसीक्यू है सर, 18-19 नंबर का, 19 नंबर का तो सारा का सारा थ्योरी पोर्शन है ही। और प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल पढ़ के तो सिंपल सी बात है, 70 मार्क्स का इधर प्रैक्टिकल आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 18 नंबर का वहां पे प्रैक्टिकल अटेम्प्ट हो रहा है, 88 का प्रैक्टिकल आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। और एमसीक्यू जो थ्योरी है उसमें भी तो आप एमसीक्यू बैंक पढ़ के अच्छा स्कोर कर ही सकते हो। मतलब पेपर का पैटर्न अच्छा है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, 90+ मार्क्स भी लेकर आ सकते हो, इवन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी लेकर आए जा सकते हैं। बट चलो फाइनल लेवल है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 आउट ऑफ 100, बट 90 के आसपास स्कोर करना पॉसिबल है। लास्ट टाइम भी अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम भी हमारे स्टूडेंट ने 73 स्कोर किया था। तो 73 भी एससीएम जैसे सब्जेक्ट में कोई कम स्कोर नहीं होता फाइनल लेवल पे, बट उससे भी ज्यादा स्कोर करना पॉसिबल है अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, 2-3 बार आप हमारे सब्जेक्ट को रिवाइज करके गए हो तो पॉसिबल है कि आप काफी ज्यादा अच्छा स्कोर यहां पे कर सकते हो एससीएम जैसे सब्जेक्ट में। इसके बाद देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 था, पूरा का पूरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, जो कि मैंने आपको स्ट्रेटजी में बताया भी था कि आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से 14 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कई बार क्या होता है 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स के होते हैं, इस बार इंस्टीट्यूट ने सीधा सीधा 14 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से दिया। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन ट्रिकी नहीं था 14 मार्क्स के हिसाब से, एक बेसिक क्वेश्चन था। आप मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, सेल वेरिएंसेस पढ़ते हो, रिकॉन्सिलिएशन करते हो, बस उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको 14 मार्क्स का दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, जिनटेक लिमिटेड, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी using the budgetary control and standard costing system manufacture a product for which the standard selling price has been ascertained as follows। मटेरियल कहते हैं 2 यूनिट लगेगी एट द रेट ऑफ 20-40 रुपीज की कॉस्ट होगी, लेबर के 20 आवर्स लगेंगे एट द रेट ऑफ ₹240 रुपीज की कॉस्ट होगी, वेरिएबल ओवरहेड 8 रुपए लिखा हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड की बात करें तो 20 रुपए लिखा हुआ है। वेरिएबल ओवरहेड हमेशा लेबर पे ही बेस्ड होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी कि 20 घंटे हैं और 40 पैसे का रेट होगा, तो 8 रुपए कैलकुलेट होकर आपका आ रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड 20 रुपए, टोटल कॉस्ट आ गई, प्रॉफिट ऐड किया, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर लिया। कहते हैं ड्यूरिंग द बजट पीरियड, वैसे तो टारगेट था द कंपनी कुड प्रोड्यूस एंड सेल ओनली 8000 यूनिट एज अगेंस्ट ए बजट ऑफ 10,000 यूनिट्स। टारगेट तो 10,000 का था लेकिन कंपनी केवल और केवल 8,000 यूनिट ही बेच पाई है। द कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रेजेंटेड बिलो। मटेरियल 16,500 यूनिट आपने कंज्यूम की, कॉस्ट आई 3,96,000, वेजेस 1,70,000 आवर्स की वर्किंग हुई, कॉस्ट आई 3,46,800, वेरिएबल ओवरहेड 60,000, फिक्स्ड ओवरहेड 1,84,000, सेल करी 8,000 यूनिट की 11,20,000 रुपए में, तो 11,20,000 डिवाइडेड बाई 8,000, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 140 ही आपने ऊपर बताया था स्टैंडर्ड में, और एक्चुअल में भी 140 ही रहे, तो सेलिंग प्राइस में कोई चेंज है नहीं, तो नेट प्रॉफिट आ गया 133,200 का। कहते हैं 4,000 घंटे आपके लॉस्ट हो गए ड्यू टू पावर फेलियर एंड देयर वर नो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्वेश्चन की पहली डिमांड थी एनालाइज द रेलेवेंट वेरिएंसेस, मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड और सेल, सारे के सारे वेरिएंसेस आपको कैलकुलेट करके देने थे। सबसे पहले अगर मैं मटेरियल वेरिएंसेस की बात करूं तो मटेरियल वेरिएंसेस में 2 यूनिट आपकी कंज्यूम होनी थी
और 20 रुपए का रेट था। तो मटेरियल वेरिएंसेस में 2 यूनिट आपकी कंज्यूम होनी थी, एक्चुअल में आपने 8000 यूनिट बनाई तो 16000 यूनिट कंज्यूम होनी थी। 20 रुपए के हिसाब से 3,20,000 की कॉस्ट आनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में आपने 16,500 यूनिट कंज्यूम करी, कॉस्ट आई 3,96,000 की, तो प्राइस रहा आपका 24 रुपए। 3 वेरिएंसेस आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते थे, मटेरियल कॉस्ट, प्राइस और यूसेज। मटेरियल कॉस्ट में स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट 3,20,000 माइनस 3,96,000, 76,000 एडवर्स। मटेरियल प्राइस में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, 20 minus 24 into 16,500, it will be 66,000 adverse. Usage variance standard quantity minus actual quantity multiplied by standard price, 16,000 minus 16,500 into 20, it will be 10,000 adverse. इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। इसके बाद अगर लेबर वेरिएंसेस में जाते हैं तो 20 आवर्स कंज्यूम होने थे एक के लिए, आपने 8000 यूनिट बनाई तो 1,60,000 आवर्स कंज्यूम होने चाहिए थे। एट द रेट ऑफ ₹2 3,20,000 की कॉस्ट आनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में 1,70,000 घंटे आपने यूज किए, 346,800 की कॉस्ट आई, तो रेट आपका रहा 2.04 का, रेट आपका रहा 2.04 का, क्योंकि पेमेंट तो सभी आवर्स के लिए करते हैं। हालांकि 4000 घंटे जो है वो आपका अब नॉर्मल आइडल टाइम भी है, तो उसको भी हम बाद में ध्यान में रखेंगे। फिलहाल के लिए लेबर कॉस्ट में स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट 3,20,000 माइनस 346,800, 26,800 एडवर्स। लेबर रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल पेमेंट आवर्स, तो 2 minus 2.04 into 1,70,000, it will be 6,800 एडवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में एक्चुअल वर्किंग आवर्स यूज किए जाते हैं, तो स्टैंडर्ड आवर्स 1,60,000, टोटल आवर 170 थे, बट 4000 घंटे का अब नॉर्मल आइडल टाइम हुआ, तो एक्चुअल में वर्किंग तो केवल और केवल 1,66,000 आवर्स की ही होगी। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 2 रुपए का, 12,000 एडवर्स, तो साथ में आप 4000 घंटों का 2 रुपए के हिसाब से आइडल टाइम वेरिएंस भी कैलकुलेट कर दीजिए। इसके बाद आता है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। वेरिएबल ओवरहेड की अगर बात करें तो वेरिएबल ओवरहेड में 40 पैसे का रेट मैंने यहाँ पे निकलवा दिया था, घंटे तो सेम ही रहेंगे जो लेबर के थे 1,60,000, तो 1,60,000 इंटू 0.4, 64,000 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में आपने काम किया 1,70,000 घंटे और कॉस्ट आई आपकी 60,000 रुपए की वेरिएबल ओवरहेड की, तो रेट आ गया 0.3614, बट 1,70 में 4,000 घंटे तो वो अब नॉर्मल आइडल टाइम था, तो इसके अंदर जो वर्किंग आवर्स ही लिए जाएंगे, 1,66,000 ही कंसिडर किए जाएंगे। फॉर्मूला वही, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट 64,000 माइनस 60,000, इट विल बी 4,000 फेवरेबल। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, 0.4 माइनस 0.3614 मल्टीप्लाई बाय 1,66,000, 6,400, तो एफिशिएंसी वेरिएंस होगा स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, 1,60,000 माइनस 1,66,000 इनटू 0.4, इट विल बी 2400 एडवर्स। इसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में जाओगे तो क्वेश्चन का हमारा टारगेट तो 10,000 घंटे का था और एक यूनिट को बनाने के लिए 20 घंटे थे, तो 10,000 इंटू 20, 2 लाख घंटे का बजटेड आवर्स आप ले सकते हो। कॉस्ट की बात करें तो फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट 20 रुपए पर यूनिट आपको बताई थी, 10,000 यूनिट की बात थी, तो 10,000 इंटू 20, 2 लाख रुपए का ये खर्चा, तो 1 रुपए पर आवर आपका यहाँ पे बजटेड रेट आ जाएगा। एक्चुअल में आपने 1,70,000 घंटे काम किया, जिसके लिए आपकी कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो 1,84,000 की आपकी फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट है। स्टैंडर्ड आवर्स जो है वो आप पीछे से कॉपी कर सकते हो, 1,60,000 जो आपने कैलकुलेट किए थे वही आएंगे, क्योंकि लेबर की हो चाहे वेरिएबल ओवरहेड की हो चाहे फिक्स्ड ओवरहेड की हो, जो स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, 1,60,000 बजटेड रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड आ गए। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, 1,60,000 माइनस 1,84,000, इट विल बी 24,000 एडवर्स। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, 2 लाख माइनस 1,84,000, 16,000 फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड, 1,60,000 माइनस 2,40,000 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट, 1,60,000 माइनस 1,70,000 इंटू 1, 10,000 एडवर्स। और कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट,
तो 1,70,000 माइनस 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1, इट विल बी 30,000 एडवर्स। इसके बाद आप सेल्स वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो बजट था 10,000 यूनिट बेच लेंगे, 140 के हिसाब से 14 लाख की सेल होगी, बट एक्चुअल में आपने 8,000 यूनिट ही बेची, 140 के हिसाब से 11,20,000 रुपए की आपकी सेल है। तो सेल वैल्यू वेरिएंस क्या होगा, बजटेड माइनस एक्चुअल, 14 लाख माइनस 1120, इट विल बी 2,80,000 एडवर्स। 14 लाख रुपए की सेल्स सोची थी, सेल्स कम हुई तो इट विल बी एडवर्स। प्राइस वेरिएंस तो है ही नहीं, दिख ही रहा है 140 है। वॉल्यूम वेरिएंस आप निकाल सकते हो, 10,000 माइनस 8,000 टू 140, इट विल बी 2,80,000 एडवर्स। क्वेश्चन की पहली डिमांड यही थी, आपको मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड और सेल के वेरिएंसेस निकालने थे। इसके बाद जब आप सेकंड पॉइंट में जाओगे तो सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन कहता है स्टेटमेंट बनाओ रिकंसाइलिंग एक्चुअल प्रॉफिट विद स्टैंडर्ड प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ वेरिएंस। तो सर स्टैंडर्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड प्रॉफिट के अंदर नंबर ऑफ यूनिट जो होती है वो एक्चुअल कंसीडर की जाती है। तो 8,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 32 रुपए का प्रॉफिट आप सोच के चल रहे थे, तो 8,000 इंटू 32, दैट विल बी योर स्टैंडर्ड प्रॉफिट 2,56,000। हालांकि देखो रिकॉन्सिलिएशन में प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल के दो वेरिएंसेस शो किए जाते हैं, प्राइस यूसेज, लेबर के 3 वेरिएंसेस इसमें शो किए जाते हैं, लेबर रेट, एफिशिएंसी और आइडल टाइम। वेरिएबल ओवरहेड के 2 वेरिएंसेस, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। फिक्स्ड ओवरहेड के इसके अंदर 3 वेरिएंसेस शो किए जाते हैं, एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी और कैपेसिटी। और सेल्स में केवल और केवल सेल प्राइस वेरिएंस कंसीडर किया जाता है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया। बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट किया कि मटेरियल प्राइस और यूसेज का टोटल कॉस्ट होता है, रेट, एफिशिएंसी और आइडल का टोटल कॉस्ट होता है, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम, एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी या टोटल कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ पे एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी और कैपेसिटी का टोटल कॉस्ट वेरिएंस, और सेल का तो प्राइस वेरिएंस ही लिया जाता है। तो मैंने सीधा सीधा शो किया है मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस, 76,000 नेगेटिव में आ जाएगा, लेबर का कॉस्ट वेरिएंस 26,800 भी नेगेटिव में आ जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस 4,000 पॉजिटिव में आ जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर कॉस्ट वेरिएंस 24,000 रुपए नेगेटिव में आ जाएगा, सेल प्राइस वेरिएंस नील था। तो ये जब आप एडजस्ट करोगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो मैच करना चाहिए जो एक्चुअल प्रॉफिट आपके पास गिवन है 133,200, जो कि ऑफ कोर्स यहाँ पे मैच कर रहा है आपका। इस तरीके से ये 14 मार्क्स का जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन था वो आपने यहाँ पे अटेम्प्ट करना था। नो डाउट टाइम तो इस क्वेश्चन को करने में लगेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसके फिर से 2 पार्ट किए गए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट ए था असाइनमेंट का क्वेश्चन था, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेवलिंग सेल्समैन, जो कि हमारे नोट्स का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। और पार्ट बी जो था काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन दिया गया सिमुलेशन में से। तो ये दोनों ही क्वेश्चन थोड़े इजी ही थे, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपने एज इट इज ही पढ़े हुए होते हैं। फिगर्स एक आध चेंज आपको देखने को मिल सकती है, बाकी तो बिल्कुल डिटो क्वेश्चंस आपको आपके नोट्स में देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6A असाइनमेंट में से, ए सेल्समैन हैज टू विजिट 5 सिटीज A, B, C, D and E। एक सेल्समैन है, उनको 5 सिटीज में विजिट करना है, सिटी A, B, C, D और E। द इंटरसिटी डिस्टेंसेस इन किलोमीटर आर टेबलेटेड बिलो। इस टेबल में आपको किलोमीटर्स गिवन है। नोट द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज नीड नॉट बी सेम बोथ वेज। जरूरी नहीं है कि दोनों साइड में सेम हो। ए से बी सी डी ई आप जाते हो तो क्या डिस्टेंस है, बी से ए सी डी ई जाते हो क्या डिस्टेंस है, सी से ए बी डी ई जाते हो क्या डिस्टेंस है, डी से ए बी सी ई जाते हो क्या डिस्टेंस है, ई से ए बी सी डी जाते हो क्या डिस्टेंस है। ये डिस्टेंसेस गिवन है किलोमीटर में। कंडीशन है इफ द सेल्समैन स्टार्ट फ्रॉम सिटी ए एंड हैज टू कम बैक टू सिटी ए से स्टार्ट करना है, ए पे वापस आना है। बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ असाइनमेंट विच रूट वुड यू एडवाइज हिम टू टेक सो दैट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज मिनिमाइज्ड। टारगेट है असाइनमेंट के अकॉर्डिंगली ट्रेवलिंग को मिनिमाइज करना। तो सर ठीक है, असाइनमेंट में आप सबसे पहले रो ऑपरेशन करते हो, तो आप सबसे पहले इसमें रो ऑपरेशन कर दो। रो वाइज मिनिमम फिगर उठाओ, माइनस कर दो। पहली रो में मिनिमम 12 है, 12 माइनस 12 0, 24 माइनस 12 12, 25 माइनस 12 13, 15 माइनस 12 3। ये फिगर्स आपको मिल जाएगी। सिमिलरली सेकंड रो में
आप मिनिमम फिगर पिक करो 6, 6 माइनस 6 0, 16 माइनस 6 10, 18 माइनस 6 12, 7 माइनस 6 1, आपको ये फिगर्स मिल जाएगी। थर्ड रो में मिनिमम फिगर पिक करी, दैट इज 10, 10 माइनस 10 0, 11 माइनस 10 1, 18 माइनस 10 8, 12 माइनस 10 2, आपको ये फिगर्स फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट पिक किया मिनिमम 14, 14 माइनस 14 0, 17 माइनस 14 3, 22 माइनस 14 8, 16 माइनस 14 2, ये आपके पास फिर से मिनिमम फिगर आ गई, वो फिगर्स आ गई। लास्ट में फिर से मिनिमम पिक किया 12, 12 माइनस 12 0, 13 माइनस 12 1, 23 माइनस 12 11, 25 माइनस 12 13, आपको ये फिगर्स मिल गई। ठीक है, हमें ये फिगर्स फाइंड आउट हो गई। रो ऑपरेशन के बाद आप कॉलम ऑपरेशन करते हो, ए में 0 है जिसकी वजह से सेम फिगर्स आ जाएगी, बी में भी 0 है तो सेम फिगर्स आ जाएगी, सी में आप मिनिमम पिक करोगे 8, 12 माइनस 8 4, 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 8 0, 11 माइनस 8 3, ए में सेम फिगर्स, बी में सेम फिगर्स, सी की फिगर्स आपने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट में आप मिनिमम पिक करोगे 8, 13 माइनस 8 5, 12 माइनस 8 4, 8 माइनस 8 0, 13 माइनस 8 5, आपको ये फिगर्स फाइंड आउट हो गई। और लास्ट में मिनिमम है 1, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, आपको ये फिगर्स फाइंड आउट हो गई। कॉलम ऑपरेशन के बाद आप लाइंस ड्रॉ करते हो, तो लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी होती है कि कम से कम लाइन ड्रॉ करके सारे के सारे जीरो कवर हो जाए। तो मैंने जब लाइन ड्रॉ करी 5 लाइन ड्रॉ हो गई, और 5 लाइन ड्रॉ करने का मतलब होता है कि मैट्रिक्स जो है वो ऑप्टिमल है, तो आप इसमें असाइनमेंट स्टार्ट कर सकते हो। जब इसमें असाइनमेंट स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट रो में देखा, यहां पे 0 था, तो मैंने सबसे पहले ये बोला कि ए से मुझे बी पे जाना चाहिए। मैंने सबसे पहले इसको क्रॉस कर दिया कि मैं ए से स्टार्ट करूंगा, और ए से सबसे पहले कहां पे जाऊंगा, बी पे जाऊंगा। मैं सबसे पहले ए से बी पे जाऊंगा। अब बी से मैं ए पे चला जाऊं तो मेरा तो रूट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ए पे मुझे लास्ट में जाना है। तो बी से मैं चला गया ई की तरफ, नीचे लिख दिया मैंने, ए से मैं बी गया, फिर बी से ई की तरफ गया, तो बी से मैं ई पे गया। अब मैं ई से अगर ए पे जाऊंगा तो रूट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ए तो लास्ट में जाना है मुझे। तो मेरे पास ऑप्शन थे, मैं 3 और 5 के लिए जा सकता था, तो मैंने 3 चूज किया, कम किलोमीटर वाला। तो मैंने कहा ई से मैं सी पे जाऊंगा, अब सी से अगर ए पे जाता तो रूट खत्म हो जाता, तो मैंने कहा मैं सी से डी पे जाऊंगा, फिर तो डी से ए पे आना ही था, तो फिर मैं डी से ए पे आऊंगा। ए से स्टार्ट किया और ए पे खत्म हुआ, तो कितना टाइम लगा सर? ए से बी आपके पास एज पर क्वेश्चन 12 किलोमीटर का डिस्टेंस था, बी से ई आपका 7 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ई से सी आपका 23 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और सी से डी आपका 18 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और लास्ट में डी से ए आपका 14 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो टोटल जो आपको कम से कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 74 किलोमीटर। 74 किलोमीटर का कम से कम आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, अगर जो सेल्समैन है वो सिटी ए से निकल के सारे सिटीज को कवर करके वापस ए पे आना चाहता है। 74 किलोमीटर का मिनिमम डिस्टेंस है जो कवर करना पड़ेगा। तो वन टाइम में ही यहाँ पे सब कुछ काम हो रहा था, ना इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ रही थी, और वन टाइम में ही आप यहाँ पे असाइनमेंट अपना कंप्लीट करके दे सकते थे। तो 7 मार्क्स के लिए ठीक क्वेश्चन था, अगर आपने असाइनमेंट पढ़ा हुआ है आप अटेम्प्ट कर सकते थे। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6B था, इजी क्वेश्चन था सिमुलेशन का, काफी इजी कहूंगा। ए बेकरी बेक्स 100 केक्स पर डे, काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आप ऑलरेडी करते हो। द सेल ऑफ केक्स डिपेंड अपॉन डिमांड विच हैज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास केक्स की डिमांड गिवन थी विद देयर प्रोबेबिलिटीज,
तो इजीली आप इसके बेसिस पे सबसे पहले रैंडम नंबर रेंज बना सकते थे। आप कॉपी करते इसमें सेल ऑफ केक्स और प्रोबेबिलिटी कॉपी करते जो क्वेश्चन में गिवन है। क्यूमुलेट करोगे प्रोबेबिलिटी को 0.10 प्लस 0.15.25 प्लस 0.20.45 प्लस 0.35.80 प्लस 0.15.95 प्लस 0.051। ये आ जाएगा 0 से 9, ये आ जाएगा 10 to 24, 25 से 44, 45 से 79, 80 से 94 और 95 से 99 आपके पास आ गया। इसके बाद यहां पे क्वेश्चन का एक बात तो ये ध्यान रखना है कि देयर इज नो कैरी ओवर ऑफ इन्वेंट्री, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं रखने, ठीक है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर केक 14 रुपए है और सेलिंग प्राइस 18 रुपए है, तो प्रॉफिट आ गया आपका, एक तरीके से कंट्रीब्यूशन आ गया 4 रुपए पर केक का, ठीक है। पेनल्टी लगेगी पर अनसोल्ड केक, अगर आपका कोई केक अनसोल्ड रह गया 3 रुपए पर केक की पेनल्टी है। और पेनल्टी लगेगी पर यूनिट ऑफ डिमांड नॉट मेट, अगर डिमांड ज्यादा हुई और आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो 1 रुपए पर केक की पेनल्टी है। रैंडम नंबर आपको दे दिए यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमुलेट एंड एसेस द प्रॉफिट और लॉस आपको कैलकुलेट करके देना है अगले 10 दिन का। तो ठीक है, आप स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाओगे, जिसमें सबसे पहले तो डेज लिख लोगे 1 से लेकर 10 दिन। 1 से लेकर 10 दिन सबसे पहले तो डेज मैंने यहां पे लिख दिए। देन क्वेश्चन से मैंने कॉपी कर दिए रैंडम नंबर्स 09, 98, 64, 98, 94, 01, 78, 10, 15 और 19, ये रैंडम नंबर्स कॉपी कर दिए। रैंडम नंबर और रैंडम नंबर रेंज के बेसिस पे डिमांड कैलकुलेट कर दी। सबसे पहले रैंडम नंबर था 9 कवर हो गया 97 में, 98 आपका कवर हो गया 103, 64 में आप आ गए 100 पे, देन 98 पे आ गया 103, 94 पे आ गया 102, 01 पे आ गया 97, 78 पे आ गया 100, 10 पे आ गया आपका 98, 15 पे आ गया 98, 19 पे आ गया 98। ये डिमांड आपने रैंडम नंबर रेंज की जो टेबल थी वहां से कॉपी कर ली। इसके बाद मैंने लिखा दो तरीके की पेनल्टी थी, अनसोल्ड और डिमांड नॉट मेट की। तो सबसे पहले मैंने अनसोल्ड केक की कैलकुलेशन करी। एज पर क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे 100 केक्स बना रहे हो, अगर डिमांड होगी कम तो केक अनसोल्ड रहेगा। 97 है 3 अनसोल्ड, 100 से कम होगा तो ये अनसोल्ड होगा। 97 है 3, 98 है 2, 98 है 2, 98 है 2। डिमांड नॉट मेट, डिमांड नॉट मेट कब आएगा? अगर डिमांड ज्यादा होगी 100 से तो डिमांड नॉट मेट आएगा। दूसरे केस में 3 ज्यादा, यहां पे भी 3 ज्यादा, यहां पे भी 2 ज्यादा, बस ये डिमांड नॉट मेट है। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है तो सिंपल सी बात है, जो डिमांड है या फिर 100 विच एवर इज लोअर मल्टीप्लाई बाय 4 रुपए पर यूनिट का आपका प्रॉफिट है, 4 रुपए पर यूनिट का आपका प्रॉफिट है। तो सिंपल सी बात है 97 इंटू 4 माइनस 3 रुपए की पेनल्टी है केक पे, तो 3 केक की पेनल्टी 3 इंटू 3 379। यहां पे बेस तो 100 ही पाओगे, तो 100 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1, डिमांड नॉट मेट पे 1 रुपए की पेनल्टी है 397। यहाँ पे 100 इंटू 4 सीधा सीधा यहाँ पे 103 वाला डेटा कॉपी हो जाएगा। 102 के केस में 100 इंटू 4 और 2 इंटू 1 चला गया तो 398। 97 के केस में ऊपर वाला कॉपी हो जाएगा, 100 के केस में ये 400 वाला कॉपी हो जाएगा। 98 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 386 386 386, टोटल आपका प्रॉफिट है 3908 और ये इंडिविजुअली आपका 10 दिन का प्रॉफिट है। इजी क्वेश्चन था, बस आपको सिमुलेशन पढ़ा हुआ होना चाहिए और कॉस्टिंग का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया नेटवर्क एनालिसिस सीपीएम पर्ट में से पूरा 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको यहां पे दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, रॉन्टेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड एन इंजीनियरिंग फर्म won a contract to install an instrument lending device at the local airport. The complete installation can be broken down into 7 separate activities. 7 एक्टिविटीज में ये काम कंप्लीट होना है। Each activity labeled A through G, A से लेकर G तक एक्टिविटीज के नाम है। Its predecessor activities,
नॉर्मल टाइम इन डेज एंड कॉस्ट एंड क्रैश टाइम इन डेज एंड कॉस्ट आर गिवन बिलो इन टेबल। तो टेबल में आपको एक्टिविटी, उसके आइडेंटिफिकेशन, प्रेडिसीजर एक्टिविटीज, नॉर्मल ड्यूरेशन इन डेज, क्रैश ड्यूरेशन इन डेज, नॉर्मल कॉस्ट इन अमाउंट और क्रैश कॉस्ट इन अमाउंट गिवन है। क्वेश्चन की डिमांड 3 है, एक एक करके डिस्कस करें। तो पहली डिमांड सिंपल है, डिजाइन द प्रोजेक्ट नेटवर्क एंड इंडिकेट ऑल पाथ थ्रू इट। डिजाइन नेटवर्क, नेटवर्क बना के पाथ बताने हैं। तो सर ठीक है, सबसे पहले एक्टिविटी ए जाएगी 1 to 2, एक्टिविटी ए जाएगी 1 to 2। इसके बाद आपने क्या करना है, ए से बी सी डी 2 to 4, 2 to 3 और 2 to 5 एक्टिविटीज, 3 एक्टिविटीज निकालनी है। तो ए से बी, ए से सी और ए से डी एक्टिविटीज निकाल दिए। अब क्या हुआ, बी और सी से ई एक्टिविटी निकालनी है। तो बी यहां पे है, सी यहां पे है और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो सेम था। तो मैं चला गया इधर 3 से 4 की तरफ, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ था कि ये जो ई एक्टिविटी है वो 4 से 6 होनी है। तो 3 से 4 की तरफ चला गया और वहां से मैंने एक्टिविटी निकाल दी ई। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि आपको सी और डी से एफ निकालना है, सी और डी से एफ एक्टिविटी निकालनी है। सी और डी एक ही स्टार्टिंग पॉइंट था। तो यहां पे क्वेश्चन ने बोला था कि जो एफ एक्टिविटी है वो 5 to 6 है। तो मैं यहाँ पे 5 से 6 की तरफ, वो 4 से 5 की तरफ आ गया, 3 से 5 की तरफ आ गया, 3 से 5 की तरफ आ गया और 5 से 6 एक्टिविटी को नाम दे दिया एफ। और लास्ट एक्टिविटी सिंपल थी, ई एफ से आपने जी निकालना था। तो ई एफ से आपने जी निकाल दिया। और साथ में जो नॉर्मल ड्यूरेशन क्वेश्चन में गिवन थे, ए का नॉर्मल ड्यूरेशन 7, बी का 4, सी का 5, डी का 6, ई का 7, एफ का 5, जी का 6, वो मैंने एक्टिविटीज के साथ यहाँ पे अटैच कर दिए। पाथ की अगर मैं बात करूं, पहला पाथ बनता है कि आप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 7 चले जाओ। टाइम लग जाएगा 7 + 4 11 + 7 18 + 6 24 डेज। दूसरा पाथ ये बनता है कि 1 से 2, 2 से 3 की तरफ चले जाओ, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 7। इसमें 7 + 5 12 + 7 19 + 6 25 डेज लग जाएंगे। एक बात ये भी है कि 1 से 2, 2 से 3 की तरफ जाके 3 से 5, 5 से 6, 6 to 7 चले जाओ। इसमें टाइम की बात करें तो 7 + 5 12 + 5 17 + 6 23 डेज लगेंगे। और या फिर 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, तो 7 + 6 13 + 5 18 + 6 24 डेज। सबसे ज्यादा टाइम है 25 डेज। तो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 6 और 6 to 7, ये जो है ये आपका क्रिटिकल पाथ होगा, जो कि सेकेंड रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, और जिसका नॉर्मल ड्यूरेशन होगा 25 दिन का। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट था, इसी की वजह से 14 मार्क्स की इसकी वेटेज थी क्वेश्चन की। ये कहता है इवेल्युएट द परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 21 डेज। कहते हैं प्रोजेक्ट 21 दिन में कंप्लीट करना है, तो बताओ कितना % कॉस्ट बढ़ेगी। तो अभी आपका जो ड्यूरेशन है वो 25 दिन है, तो 25 से मुझे 21 दिन पे जाना है। इसके लिए करनी पड़ेगी क्रैशिंग, क्रैशिंग के लिए सबसे पहले मैंने कॉस्ट स्लोप निकाल दिया। कॉस्ट स्लोप का मतलब क्रैशिंग करने की एक दिन की कॉस्ट कितनी होगी। हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट निकाल दी है। जैसे एक्टिविटी ए है 1 to 2, इसमें क्रैश कॉस्ट है 900, नॉर्मल कॉस्ट है 500, मतलब 400 रुपए की आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। कितने दिन कम करने की, 2 दिन कम करने की। तो 400 / 2 200 रुपए पर डे। सिमिलरली यहाँ पे 200 रुपए की कॉस्ट बढ़ रही है एक दिन के लिए, तो 200 रुपए पर डे। यहाँ पे तो है ही नहीं क्रैशिंग। यहाँ पे 200 रुपए की कॉस्ट बढ़ रही है 2 दिन की, तो 100 रुपए पर डे। यहाँ पे 300 रुपए की कॉस्ट बढ़ रही है 3 दिन की, 100 रुपए पर डे। यहाँ पे 600 रुपए की कॉस्ट बढ़ रही है 3 दिन के लिए, 200 रुपए पर डे। यहाँ पे 800 रुपए की कॉस्ट बढ़ रही है 2 दिन के लिए, 400 रुपए पर डे। तो कॉस्ट स्लोप निकाल दिया है, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट के साथ हम यहाँ पे क्रैशिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सारे के सारे पाथ लिख दिए जो पीछे कैलकुलेट किए थे, 1 2 3 4 6 7, 1 2 4 6 7, 1 2 5 6 7, 1 2 3 5 6 7, और ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिए हैं। 25 दिन वाला सबसे पहले, देन 24 दिन वाले, देन 23 दिन वाला। 25 दिन वाला जो है वो क्रिटिकल पाथ होगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें सबसे पहले मैंने देखा कि 100 रुपए पर डे जो है वो मिनिमम है। अब 100 रुपए दो जगह थे, 2 to 5 और 4 to 6, लेकिन 2 to 5 एक्टिविटी तो क्रिटिकल पाथ में है ही नहीं, तो मैंने चूज किया 4 to 6।
मैंने चूज किया कि 4 to 6 एक्टिविटी को एक दिन से क्रैश कर देते हैं। जब एक दिन से 4 to 6 को क्रैश किया तो 4 to 6 यहां पे हो गया 24 दिन, यहां पे भी 4 to 6 था तो ये 24 हो गया 23 दिन, बाकी किसी में था नहीं तो ये 24 रह गया, ये 23 रह गया। तो अब क्या हुआ, अब एक की बजाय दो क्रिटिकल पाथ आ गए 24 और 24 दिन वाले, और इसमें कॉस्ट कितनी लगी 100 रुपए की। तो कॉस्ट मेरी जो नॉर्मल कॉस्ट चल रही थी, नॉर्मल कॉस्ट का मैंने टोटल किया तो ये 4500 रुपए की कॉस्ट थी, 100 रुपए लगा दिया आपने तो आपकी कॉस्ट हो गई 4600 रुपए की। नॉर्मल कॉस्ट जो थी मेरी वो 4500 थी, टोटल किया 100 रुपए और लगा दिए 4600। अब मुझे दो क्रिटिकल पाथ दिख रहे थे तो मैंने देखा कि 100 रुपए पर डे मेरी कॉस्ट है कम से कम। अब इसमें क्या हुआ, मैंने ये एक दिन से क्रैश कर दिया तो इसमें 2 दिन ही बचे। मैंने देखा कि 4 to 6 एक्टिविटी या 2 to 5 एक्टिविटी को मैं क्रैश कर सकता हूं, कम से कम कॉस्ट मेरी यही है। लेकिन ये जो थे इसमें 4 to 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 to 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो मैंने चूज किया कि एक दिन से 4 to 6 और एक दिन से 2 to 5 दोनों को एक साथ क्रैश किया जाए तो भी तो 200 रुपए की कॉस्ट आएगी। 200 रुपए से कम कहीं तो कॉस्ट है ही नहीं। तो मैंने चूज किया 2 to 5 और 4 to 6 एक्टिविटी को साइमल्टेनियसली एक एक दिन से कम किया जाए। इससे क्या हुआ, ये 24 दिन 23 दिन हो गए, ये 23 दिन 22 दिन हो गए, 2 to 5 को भी कम किया तो ये 23 दिन, इसमें ना तो 2 to 5 था ना आपका 4 to 6 था, तो 23 दिन ही रहेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, अब आपके ये जो तीन एक्टिविटीज है, ये तीन एक्टिविटीज आपकी क्रिटिकल पाथ बन गई और आपने 100 और 100 200 रुपए लगाए, एक दिन से 2 to 5 एक दिन से 4 to 6, तो 200 रुपए का खर्चा लगाया, 4600 में 200 का खर्चा लगाया, 4800 की कॉस्ट आ गई। अब मैंने देखा कि ये तीन एक्टिविटीज है, इन तीनों एक्टिविटीज में कॉमन क्या था। इन तीनों एक्टिविटीज में अगर मैं बात करता कि मेरा 1 डेज ये बच गया था, 1 डे ये बच गया था, अगर मैं 2 to 5 को क्रैश करता तो इसमें कम नहीं होता, इसमें भी कम नहीं होता, केवल इसमें कम होता। अगर मैं 4 to 6 को क्रैश करूं तो इसमें कम हो जाता, इसमें कम नहीं होता, क्योंकि कोई भी क्रिटिकल पाथ नॉन क्रिटिकल नहीं बनना चाहिए। अगर मैं तीनों में अलग अलग करता तो ज्यादा कॉस्टिंग लगती। तो मैंने चेक किया कि तीनों में कॉमन है 1 to 2 एक्टिविटी। 1 to 2 एक्टिविटी जो है वो कॉमन है सब में, और इसमें मैं 2 दिन क्रैशिंग कर सकता हूं, 2 दिन की क्रैशिंग इसमें पॉसिबल थी। तो मैंने चूज किया दो दिन से 1 to 2 एक्टिविटी को क्रैश करना, जिससे ये हो गया 21 दिन, ये हो गया 20 दिन, ये हो गया 21 और ये 21। तो पहले जो तीन क्रिटिकल पाथ थे वो तीनों के तीनों क्रिटिकल रह गए और आपने 200 रुपए का खर्चा और लगा दिया। तो 4800 रुपए की कॉस्ट थी, 200 रुपए पर डे लगाया, 2 दिन से क्रैशिंग करी, 400 रुपए का खर्चा लग गया, 5200 रुपए लग गया, 5200 रुपए लग गया। बस क्वेश्चन यही चाहता था कि आपने 21 दिन तक ही जाना है, तो 21 दिन पे मैं रुक गया क्वेश्चन में, और मेरी जो कॉस्ट है 4500 से, अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, 4500 से 5200, तो 700 रुपए की कॉस्ट बढ़ गई, 700 रुपए की कॉस्ट बढ़ गई 4500 पे। तो 700 रुपए की कॉस्ट बढ़ गई 4500 पे, तो ये परसेंटेज टर्म में 15.55% आएगा। वो मैंने गलती से ये 4600 देख लिया होगा सीधा सीधा आंसर्स बनाते वक्त। 4500 रुपए की नॉर्मल कॉस्ट थी, 21 दिन करने के लिए 5200 तक पहुंच गए, मतलब 700 रुपए का खर्चा लगा दिया। 4500 पे 700 रुपए का खर्चा बढ़ने का मतलब 15.55% आपने कॉस्ट में इंक्रीज करना पड़ेगा अपने नेटवर्क को, अपनी जॉब को, अपने प्रोजेक्ट को 21 दिन में कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से आपको ये नेटवर्क एनालिसिस का क्वेश्चन करना था। 14 मार्क्स की वेटेज, 14 मार्क्स ठीक है, इसके लिए आपको क्रैशिंग के पार्ट में थोड़ा टाइम भी कंज्यूम होना है, और क्रैशिंग वाला पार्ट आप तभी कर पाओगे जब आपने क्रैशिंग अच्छे से करके गए हो, तो अदरवाइज क्रैशिंग वाला पॉइंट आपको मुश्किल में डाल सकता है। बट हमारे बच्चों का अच्छा व्यू रहा था, बच्चों ने बोला भी कि सर क्लास में सभी बच्चे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, बट हमने क्रैशिंग का क्वेश्चन कर लिया था। क्यों? क्योंकि रिवीजन में हमने आपको क्रैशिंग का क्वेश्चन करवाया हुआ था। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, उसके दो पार्ट किए गए। पार्ट ए में आपको 7 मार्क्स का एक गेम थ्योरी का क्वेश्चन दिया, और पार्ट बी में आपको टाइम सीरीज का 7 मार्क्स का क्वेश्चन दिया। और ये जो दोनों ही क्वेश्चन है, वी कैन से सर हमारे स्टडी मटेरियल में से ही, अपने नोट्स में से ही आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8A, two firms P and Q are competing for business under the conditions so that one firm's gain is another firm loss. एक फर्म का जो फायदा होगा तो वो दूसरे फर्म का लॉस होगा. एंड फर्म P पे ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बिलो. आपको फर्म P के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मैक्सिमाइजिंग प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे डेटा गिवन है. नो एडवर्टाइजिंग, मीडियम एडवर्टाइजिंग और हैवी एडवर्टाइजिंग. सिमिलरली आपको यहाँ पे Q का भी डेटा गिवन है. P का फायदा, Q का लॉस होगा. यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड है सजेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज फॉर द टू फर्म, और आपको वैल्यू ऑफ द गेम बताना है. तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करी, चेक करने की कोशिश करी कि क्या सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. तो फर्म P, फर्म Q, नो एडवर्टाइजिंग, मीडियम और हैवी एडवर्टाइजिंग. क्वेश्चन में से कर लिया डेटा कॉपी. 10, 5, -2, 13, 12, 15, 16, 14, 10. सबसे पहले रो का मिनिमम पिक किया -2, यहां पे आ गया 12, यहां पे आ गया 10. कॉलम का पिक किया मैक्सिमम 16, 14 और 15. चेक किया तो रो के मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू निकाली तो मैक्सिमम था 12, और कॉलम में मिनिमैक्स वैल्यू निकाली तो मिनिमैक्स वैल्यू आई 14, जो कि दोनों फिगर सेम नहीं है. और दोनों फिगर सेम नहीं होने का मतलब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता. और जब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता तो उस सिचुएशन में आप डोमिनेंस रूल अप्लाई करके अपनी मैट्रिक्स को छोटा कर सकते हो, 2/2 में कन्वर्ट कर सकते हो. 2/2 में कन्वर्ट करने की जब बात आई तो मैंने पहली ही रो चेक करी तो दूसरी रो से कंपेयर किया इसको, तो इसमें कम प्रॉफिट, इसमें कम प्रॉफिट, इसमें कम प्रॉफिट. मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो नॉट एडवर्टीजमेंट वाली रो है, दिस इज इंफीरियर इन कंपैरिजन विद अदर टू, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया. जैसे ही आपने इसको रिमूव किया तो आपके पास बचा MA, HA, 13, 12, 15, 16, 14 और 10, और इधर MA और HA. मतलब आपकी ये रो खत्म हो गई, सिंपल सी बात है. और आपके पास 2 रो बच गई जो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही थी. अब Q के पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमिनेशन किया तो Q के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक किया तो यहां पे आपका लॉस ज्यादा है MA के कंपैरिजन में, यहां पे भी आपका लॉस ज्यादा है MA के कंपैरिजन में. तो सिंपल सी बात है, नो एडवर्टीजमेंट यहां पे भी इंफीरियर है, तो इस कॉलम को भी रिमूव कर दिया. जैसे इस कॉलम को रिमूव किया आपके पास जो टेबल दिखाई दे रही थी वो कुछ ये वाली टेबल दिखाई दे रही थी, MA, HA ऑफ PQ. इसके बाद मैंने इसमें ऑड मेथड अप्लाई किया क्योंकि सैडल पॉइंट तो था ही नहीं. ऑड मेथड अप्लाई किया. ऑड मेथड में आप क्या करते हो, नाम दे देते हो A1, A2, B1, B2. पहली जो रो है उसका डिफरेंस रखते हैं सेकंड रो में, 12 और 15 डिफरेंस 3. सेकंड रो का डिफरेंस फर्स्ट रो में, 14 और 10 का डिफरेंस 4. सिमिलरली कॉलम में पहले कॉलम का डिफरेंस 2 सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम का डिफरेंस पहले कॉलम में. टोटल कर दिया 4, 3, 7, 5 और 2 7. अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दो. प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें P के पॉइंट ऑफ व्यू से MA की प्रोबेबिलिटी 4/7, HA की प्रोबेबिलिटी 3/7. Q के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें 5/7 और 2/7. और इसके बाद आप वैल्यू ऑफ द गेम कैलकुलेट कर देते हो. वैल्यू ऑफ द गेम के लिए 12 × 4 + 14 × 3 डिवाइडेड बाई 7 करोगे, 12.86 विल बी द वैल्यू ऑफ द गेम. इसी तरीके का क्वेश्चन आपने पहले भी एग्जाम में आया था और आप अपनी क्लासेस में तो ऑड मेथड करके जाते ही हो, डोमिनेंस रूल भी आप पढ़ के जाते हो. तो आपके लिए ये क्वेश्चन ठीक ही रहा होगा मेरे हिसाब से, अगर आप यहां तक रिवीजन में पहुंचे हो तो. और लास्ट जो क्वेश्चन था वो आपको दिया गया टाइम सीरीज में से, और सिमिलर क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके जाते हो क्योंकि आज सिमिलर क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में भी गिवन है, तो हम भी अपनी क्लासेस में कवर करके चलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली सेल in rupee lakh of commodity cumin of Bauxite Limited for the year 2020-24, the following calculation were made. Trend है y is equal to 25 plus 0.6 t. With origin, first quarter जो है 2020 का, उसका स्केल 1 यूनिट ऑफ टी आपने 1 क्वार्टर लेना है, मतलब पहले क्वार्टर की वैल्यू 1 लेनी है. वेयर y is the quarterly sales है एंड t is the टाइम यूनिट है. आपको क्या करना था, आपको सीजनल वेरिएशन भी दिए गए हैं क्वार्टर 1, 2, 3, 4 के 90, 95, 105 और 110.
यूजिंग द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ऑफ द टाइम सीरीज एस्टिमेट द सेल्स फॉर ईच ऑफ द 4 क्वार्टर ऑफ 2024। आपको 2024 के हर एक क्वार्टर की सेल कैलकुलेट करके देनी है। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंड बनाते हैं, जिसमें ईयर 2024 की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर की हम सेल्स कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले तो ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, जिसका इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 25 प्लस 0.60। 2024 का 1, 2, 3, 4 क्वार्टर 25 फिक्स है, 0.6 फिक्स है। टी की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने आपको बोला है कि 2020 का जो फर्स्ट क्वार्टर है वो 1 है। अगर 2020 का फर्स्ट क्वार्टर 1 है तो 4 क्वार्टर 4 चले गए। 2021 में ये 1 to 4 होगा तो ये 5 to 8 होगा। 2022 के जो क्वार्टर होंगे उसकी वैल्यू 9 to 12 होगी। 2023 के जो क्वार्टर होंगे उसकी वैल्यू 13 to 16 होगी। तो 2024 के क्वार्टर की वैल्यू होगी 17, 18, 19 और 20। तो टी मेंशन कर दिया मैंने, 17, 18, 19 और 20। तो ये ट्रेंड वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी, 35.2, 35.8, 36.4 और 37 जो लाके यहाँ पे लिख दी। इसके बाद क्वेश्चन में जो सीजनल इंडेक्स गिवन थे वो कॉपी कर लिए। सीजनल इफेक्ट के लिए आपको सीजनल इंडेक्स को डिवाइड करना होता है 100 से। ये सीजनल इफेक्ट आ गया। जब आप ट्रेंड वैल्यू को सीजनल इफेक्ट से मल्टीप्लाई करोगे आपको आपकी हर क्वार्टर की सेल्स पता चल जाती है। इजी क्वेश्चन था अगर आपको आता हो तो। अगर आपने सीजनल इंडेक्स पढ़ा हुआ है टाइम सीरीज का तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। इवन टाइम कंज्यूमिंग भी ज्यादा था नहीं। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 से 8 मिनट में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते थे। ज्यादा से ज्यादा 7-8 मिनट आपको इस क्वेश्चन को करने में लगने थे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एससीएम का पेपर जो दिसंबर 2024 में आपके एग्जाम में पूछा गया, जिसमें अगर मैं क्वेश्चन में ट्रिकी पॉइंट्स की बात करूं तो कुछ एक छोटे मोटे ट्रिकी पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, बट इन कंपैरिजन विद अदर आपको एससीएम का पेपर इस बार थोड़ा ठीक ही दिया गया। कोर पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिवीजन पे डिपेंड करता है। बाकी एक्सपेक्टेशन है कि अगर अच्छे से तैयारी करके गए हैं बच्चे तो 80 प्लस मार्क्स यहाँ पे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, अगर आपने अच्छे से हमारी स्ट्रेटजी फॉलो करी हो। जैसे हमने आपको बताया था कि ए कैटेगरी के चैप्टर आप 3 बार रिवाइज करके जाओ, बी कैटेगरी के चैप्टर 2 बार रिवाइज करके जाओ, सी कैटेगरी के चैप्टर भी आपको बताए गए थे 1 टाइम रिवाइज करके जाओ। अगर आपने हमारी स्ट्रेटजी फॉलो करी थी और रिवीजन वगैरह सब कुछ प्रॉपर किया था तो 80 प्लस मार्क्स स्कोर करना कोई ज्यादा मुश्किल इस पेपर में नहीं है। पेपर लेंथी जरूर था, बट मैं यही कहूंगा कि मैंने आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। वहां पे आपको केवल और केवल 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने थे 7 में से, वहां पे आपका टाइम सेव होता। दूसरा, मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में भी वर्किंग करवाई है, जबकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू के क्वेश्चन में वर्किंग करने की जरूरत होती नहीं है। आप सीधा सीधा जो भी ऑप्शन है उसको अडॉप्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं पेपर को मैनेज किया जा सकता था 3 घंटे में। सिलेक्शन अपना अच्छा होना चाहिए, रिवीजन अच्छा करके गए हैं तो ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़ी हो तो अटेम्प्ट करना भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाता है। अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल था, जो कि ऑफकोर्स देखो होना भी चाहिए, क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है जब तक मेरा ये वीडियो आ रहा है यूट्यूब पे, जिस टाइम मैंने ये वीडियो अपलोड किया है उस टाइम तक किसी भी टीचर ने यूट्यूब पे एससीएम का 100% डिटेल सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया है। हाँ, हालांकि काफी सारे टीचर्स ने एमसीक्यू के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं, पेपर का रिव्यू वगैरह भी कराया है, बट इतना डिटेल में, जितना डिटेल में हमने आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाए हैं, इतना डिटेल में किसी ने भी अभी तक प्रोवाइड नहीं कराया है। हमारे वीडियो के बाद में भी कोई आ जाए बाद में वो अलग बात है, बट मैंने सर्च किया था, किसी ने भी पूरा 100% सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, सबसे पहले कर दीजिए लाइक और उसके बाद कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जिन्होंने एग्जाम दिए हैं वो अपने आंसर चेक कर सके कि कितना उन्होंने ठीक किया है, और जिनके एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए तो नो डाउट ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेशन नोटिफिकेशन आपका मिस हो जाएगा
वो आपको वहां से मिल जाएगा। हमारी क्लासेस के ऑफर्स आपको व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसमें मैंने सॉल्यूशन कराया है तो आप इसको हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप हमारी क्लासेस अवेल करना चाहते हो, क्लासेस लेना चाहते हो, मोबाइल पे देखने के लिए आप डायरेक्ट मोबाइल ऐप से बाई कर सकते हो। और अगर आपको लैपटॉप पे देखनी है तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वेबसाइट पे जाके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।